वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नो राइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आईआरपीडब्ल्यूएम के चैप्टर नंबर 3 में हम लोग जो पार्ट सी में पढ़ रहे थे SWR, उसको कंटिन्यूशन में लेंगे। पिछले सेशन में हमने पैरा 317 से पैरा 320 तक पढ़ा था। थोड़ा सा मैं हल्का सा ब्रीफिंग आपको कर देता हूँ कि क्या हमने देखा था, ताकि आपको रिकलेक्ट हो जाए। ठीक है, तो बेसिक अबाउट SWR क्या होता है वो हमने डिस्कस किया कि किस प्रोविजन में प्रोवाइड कर सकते हैं, शोल्डर बलास्ट विड्थ वगैरह कहाँ होगी, 60 kg में LWR का प्रोफाइल यूज करना है बलास्ट के लिए, ये सब क्या कंडीशंस होगी LWR सॉरी SWR को ले करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया। ठीक है, एग्जिस्टिंग SWR अगर शार्पर देन 440 मीटर कर्व पे है, पहले तो ले नहीं करना है। SWR ऑन PSC स्लीपर शुड नॉट बी लेड ऑन कर्व शार्पर देन 440 मीटर। लेकिन अगर कहीं पर ऑलरेडी है और वो ट्रबलसम नहीं है, तो उसको उसी कंडीशन में परमिट किया जा सकता है, अगर मेंटेनेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा हमारे सीटी साहब का। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो है जहां पर भी इंसुलेटेड जॉइंट पॉइंट एंड क्रॉसिंग होंगे, वहां पर ट्रैक को एंकरिंग करना पड़ेगा 39 मीटर्स तक के लिए अप्रोच तक, सो दैट कोई क्रीप वगैरह अगर होगी तो वो अरेस्ट हो जाए, और वो वहां पर चाहे इंसुलेटेड जॉइंट हो या आपका टर्नआउट का SRJ हो, चाहे हील ऑफ क्रॉसिंग है, वो वहां पास ऑन ना हो। और जो चीजें थी लेवल क्रॉसिंग्स एंड ब्रिज से रिलेटेड, मैंने आपको क्रॉस रेफरेंस इन पैराग्राफ से आपको बता दिया था। LC के लिए विड्थ ऑफ लेवल क्रॉसिंग प्लस 6 मीटर ऑन आइदर साइड, उतने हिस्से में SWR में कोई जॉइंट हमको देना नहीं है। और इसी तरीके से पैरा 226 में ब्रिज के लिए भी जो कंडीशन थे वो भी हमने डिस्कस किया। SWR को ले करने के लिए जैसे हमने बात किया था कि जो रेल तापमान का मानचित्र है, रेल टेम्परेचर के आधार पर 4 जोन में भारतीय रेलवे को बांटा गया है, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। उस हिसाब से आपको जो है ये जो गैप से इनिशियल लेइंग गैप, यानी कि दो SWR के बीच में जो गैप होगा फिश प्लेटेड जॉइंट में, उसके बारे में हमने देखा था। मीन रेल टेम्परेचर जो कि आपका होता है एवरेज ऑफ लास्ट 5 ईयर्स, उसके आधार पर इंस्टॉलेशन टेम्परेचर, यानी कि जिस वक्त हम लेकर उस टाइम का टेम्परेचर जो कहलाएगा TI, दैट इज इंस्टॉलेशन टेम्परेचर। ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में। और उसके बाद में गैप सर्वे एंड एडजस्टमेंट के बारे में हमने बात की थी कि गैप सर्वे बेसिकली क्या है। आपने एक बार SWR बिछा दिया तो गैप हमेशा सेम हो ये जरूरी नहीं है, गैप कम ज्यादा होता रहता है। अच्छा, ये जो गैप्स कम ज्यादा होंगे या कुछ इसमें प्रॉब्लम आएगी SWR में, तो उसके आधार पर जो है व्हाट वी से हम क्या करेंगे दोस्तों, हम गैप सर्वे करेंगे। तो किन परिस्थितियों में गैप सर्वे करना है, ये पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है, हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। ठीक है, और फरवरी मंथ के पहले कर लेना है इसको, बिफोर ऑनसेट ऑफ समर। ये सारी चीजें हमने देखी थी। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा गैप सर्वे के बारे में हमने और क्या क्या कंडीशंस है वो हमने देखा। पहले तो हमने बिफोर द एंड ऑफ फरवरी, ऑनसेट ऑफ समर के पहले होना है, ये हमने देखा। उसके बाद में जिस दिन हम गैप सर्वे करेंगे वो दिन कैसा हो, क्या कंडीशंस हो, तो उसमें कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि क्लियर एंड सनी डे हो, कूल आवर्स ऑफ द डे हो, बहुत धूप ना निकली हो, चटक धूप ना हो, और साथ ही साथ में टेम्परेचर राइजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, रेल तापमान बढ़ती दिशा में, यानी कि सवेरे का टाइम होता है ये, लेकिन एकदम अर्ली मॉर्निंग भी नहीं और दोपहर का टाइम भी नहीं, अर्ली मॉर्निंग होगा। ठीक है, फिर उसके बाद में गैप सर्वे करने के लिए आप सेक्शन को जो है, पूरे सेक्शन को सुटेबल सब सेक्शंस पे डिवाइड कर देंगे। कुछ भी कोई ऑब्लिगेटरी पॉइंट जैसे LC टू LC या कोई टर्नआउट टू टर्नआउट, LC टू टर्नआउट, ऐसा कोई फिक्स पॉइंट्स जो होते हैं, उस हिसाब से आप उसको अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसको डिवाइड कर देंगे, और उसी हिसाब से उसको रजिस्टर में एंट्री करेंगे। यानी कि एक बार आपने जब सब सेक्शन बना दिया, उस हिसाब से आप आगे भी जो है उसी को कंपेरिजन करते हुए चलेंगे। ठीक है, कम से कम समय में आपको गैप सर्वे करना है, ज्यादा समय लेना नहीं, क्योंकि टेम्परेचर आपको, जब आपने गैप सर्वे स्टार्ट किया था और गैप सर्वे कम आप क्लोज कर रहे हो, उस टाइम का टेम्परेचर भी आपको नोट डाउन करना है, जो एनेक्स्चर 3/6 में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो उसको एक बार आपको ये देख लेना है कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। इसके लिए बल्कि आप ये कर सकते हैं कि अगर आपका सेक्शन बड़ा है तो आप क्या करेंगे, एम्प्लॉइंग एडिक्वेट नंबर ऑफ पार्टीज, यानी कि एक ही पार्टी को लेके यहाँ से लेके यहाँ तक जाने से बजाय हम ऐसा करेंगे कि भाई 2-4 पार्टी लगा देंगे, ये पार्टी यहाँ तक करेगी, ये यहाँ तक करेगी, ये यहाँ तक करे, यानी 3-4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मैंने बताया ना कि मल्टीपल पार्टीज को लगा दिया जाए, यानी कि एक ही समय पे सारे के सारे जो छोटे-छोटे पार्ट में हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा कि टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा, कम समय में हो जाएगा। तो एडिक्वेट नंबर ऑफ पार्टीज वगैरह को
और लगा के रखना, सो दैट द रेल टेम्परेचर इज नॉट लाइकली टू वेरी अप्रिशिएबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। गैप सर्वे के लिए जो हम लोग टूल इस्तेमाल करते हैं वो टेपर गेज, जो यहाँ पर इन लोगों ने एनलार्ज व्यू में बना के दिया है, ये यूज करते हैं। यानी कि गैप के बीच में टॉप से इंसर्ट करते हैं रेल हेड की तरफ से, जहां तक वो जाएगा इंसर्ट होगा फ्रीली, वो होगा आपका गैप। ठीक है। रिकमेंडेड रेंज ऑफ गैप्स के ऊपर हमने बात किया था कि रिकमेंडेड रेंज ऑफ गैप के लिए देखिए टेबल 1 और टेबल 2 में डिफरेंस आपको बता दिया है। टेबल 1 जो है आपका इनिशियल लेइंग गैप्स फॉर एसडब्ल्यूआर है, यानी जब आप एसडब्ल्यूआर बिछा रहे तो दो एसडब्ल्यूआर के बीच में क्या डिस्टेंस हो, वो है आपका इनिशियल लेइंग गैप, जो कि सिंगल डिजिट वैल्यू में है क्योंकि आप पहली बार इसे बिछा रहे हैं। ठीक है। जो भी होगा, आपके 39 मीटर के पैनल हो या 26 मीटर के रोल रेल्स हो, जो भी होंगे, टू रेल पैनल हो या थ्री रेल पैनल, एक्चुअली इसको टू रेल पैनल भी कह सकते हैं, लेकिन रोल रेल से तो टू रेल पैनल कहना सही नहीं होगा कि वो एक ही पैनल है, लेकिन ठीक है। एनीवेज 26 मीटर है तो ये, और 39 मीटर तो ये, इस प्रकार से इनमें से ले लेना, जो भी मैंने आपको बताया था पिछली बार वैसा। ये सिंगल डिजिट में वैल्यूज आप यहाँ देख रहे हैं, लेकिन जब आप गैप सर्वे करेंगे तो यू वोंट फाइंड कि एग्जैक्टली जो आपने डाला था गैप उतना ही है, प्लस माइनस होता रहता है। लेकिन इसलिए यहाँ पे उन्होंने कुछ रेंज दी है। कोई भी आप रैंडमली देख ले तो यहाँ पे 3-4 mm के आसपास तक का उन्होंने गैप दे रखा है यहाँ पर, बराबर। तो उस रेंज के बीच में टेम्परेचर आपका हो सकता है। तो इस टेबल से आपको देखना है कि आप जिस टाइम पे गैप मेजर कर रहे हैं उस टाइम पे ये गैप कितना है। तो ये एक रेंज है, इस रेंज के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है। कोई भी एक वैल्यू हमने ले लिया जोन के हिसाब से, जो वटेवर। ठीक है। तो जो भी उस टाइम पे गैप होगा, वो गैप आप जो रेंज होगा वो रेंज आपने नोट कर लेना। इस रेंज के हिसाब से इंडिविजुअल जॉइंट्स को और एवरेज को हमको देखना है। क्या कहा मैंने, कोई भी जो रेंज होगा आपके पर्टिकुलर टाइम का, उस रेंज के हिसाब से, जैसे कि मान के चले कि हम रैंडमली मान के चले ये वाला ले लिए, तो ये क्या हो गया, हमारा हमारा रेंज हो गया। दिस इज माय रेंज। इस रेंज के अंदर मेरा इंडिविजुअल जॉइंट गैप भी होना चाहिए, इस रेंज के अंदर मेरा एवरेज गैप भी होना चाहिए। ये आइडियल केस है। ये आइडियल केस है कि सारे इंडिविजुअल जॉइंट गैप्स इस गैप के इस रेंज के अंदर हो, और एवरेज भी सारे जॉइंट्स का अगर हम निकालें तो इस रेंज में हो। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो तीन परिस्थिति ऐसी बनती है, उस पर हम जरा बात करेंगे, जो हमने पिछले सेशन में देखा था। कैलकुलेशन फॉर एडजस्टमेंट, तो पहला केस था कि भाई एवरेज गैप तो रेंज के अंदर है, लेकिन कुछ सम ऑफ द इंडिविजुअल गैप फॉल्स आउटसाइड द रेंज, कुछ गैप्स जो है उस रेंज के बाहर है। ठीक है। एक केस हुआ। दूसरा है एवरेज गैप फॉल्स आउटसाइड द रिकमेंडेड रेंज। दूसरा क्या है, एवरेज गैप रिकमेंडेड रेंज के बाहर है। और तीसरा है कि एवरेज गैप और इंडिविजुअल गैप ये सारे के सारे रेंज के अंदर है। तो तीसरा वाला तो आइडियल केस है, विच इज डिजायर्ड, जो हमें चाहिए। लेकिन ये केस 1 और केस 2 में फर्क क्या है। केस 1 क्या है कि भाई एवरेज तो ठीक है, इंडिविजुअल कुछ जॉइंट गैप्स आगे पीछे हैं, और केस 2 तो गॉन केस है, यानी कि कहने का मतलब ये कि पूरा का पूरा एवरेज गैप ही रेंज के बाहर है। जब एवरेज गैप रेंज के बाहर है तो कोई इंडिविजुअल जॉइंट हो सकता है कि रेंज के अंदर भी हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें एक तरफ से उसको अटेंड करना होता है, जो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था उसी को हम अभी देखेंगे वापस से। केस 1 क्या है कि भाई एवरेज गैप विद इन द रेंज, बट इंडिविजुअल जॉइंट जो गैप्स होंगे कुछ, वो जो है आउटसाइड द रेंज है कि नहीं। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो इंडिविजुअल गैप्स आउटसाइड द रेंज उसी को करेक्ट करेंगे, सिर्फ उसे ही करेक्ट किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा, विच फॉल्स आउटसाइड द रेंज, है कि नहीं। यहाँ पर किसी भी प्रकार से कोई रेल काटी नहीं जाएगी, ना कोई नई रेल इसके अंदर ऐड की जाएगी, क्योंकि क्या है, आपका एवरेज जो है गैप बराबर है। तो ना नई, ना एग्जिस्टिंग रेल को काट के गैप एडजस्ट करना है, ना नई रेल डाल के आपको गैप एडजस्ट करना है। ये केस 1 के लिए है। ठीक है। केस 2 हमारा क्या है दोस्तों, केस 2 के बारे में ये है कि केस 2 के अंदर क्योंकि एवरेज जो है आपका गैप है वो ही रिकमेंडेड रेंज के बाहर है, इस वजह से हमें एक तरफ से सारे का सारा गैप एडजस्टमेंट करना। अब सवाल ये उठता है कि गैप एडजस्टमेंट करना तो गैप देना क्या है। तो सिंपल लॉजिक है, जिस वक्त आप जॉइंट गैप एडजस्टमेंट चालू करेंगे उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उस टेम्परेचर के हिसाब से टेबल 1 यानी कि क्या, लेइंग गैप इनिशियल, जैसे हम नया एसडब्ल्यूआर बिछा तो क्या गैप देते थे, उस हिसाब से जो वैल्यू होगी वो ही गैप देते आप चले जाएंगे। अब इसमें दो में से एक परिस्थिति हो सकती है। एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आपकी रेल
इस तरीके से एडजस्टमेंट करते करते चले जाए तो हो सकता है कि बढ़ जाए। अगर वो बढ़ गई तो आपको एक्स्ट्रा रेल काट के निकालनी पड़ सकती है, और अगर वो घट गई तो आप जो है कोई छोटी या बड़ी रेल का टुकड़ा उसके अंदर डालकर आप क्या कर सकते हैं, उसको ये फासन कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एसडब्ल्यूआर में कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? और केस 3 सब कुछ ठीक ठाक है, नो एक्शन इज टू बी टेकन। ठीक है। हाँ, एक चीज जो बताया था वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एज फार एज पॉसिबल जिस दिन हम लोग गैप एडजस्टमेंट करेंगे, यानी कि ये जो आप 3 केसेस डेवलप हो रहे हैं, आप गैप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उस दिन देखो गैप सर्वे एक अलग चीज थी, गैप एडजस्टमेंट अलग चीज है। गैप सर्वे करने से आपको प्रॉब्लम पता चली कि इस एसडब्ल्यूआर में क्या प्रॉब्लम है, और गैप एडजस्टमेंट यानी कि आप पट्टियां खोल के फ्री कर रहे हैं और उसके अंदर गैप एडजस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस दिन आप करेंगे तो ऐसे दिन करें जिस दिन बहुत रेल टेम्परेचर वेरी ना होता हो। ऑन द डे शुड बी डन, रेक्टिफिकेशन शुड बी डन ऑन अ डे on which the rail temperature is not likely to vary much during rectification period। ऐसे टाइम पर करना है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है। सवाल ये है कि क्वेश्चन इज देयर कि केस 1 में पूछ रहे हैं कि सर बगैर कट लगाए कैसे गैप एडजस्टमेंट करें। तो सिंपल है दोस्तों, जब हमारा एवरेज गैप बराबर है दैट मींस क्या है कि भाई कहीं पर ज्यादा गैप है कहीं कम है, तो हम क्या करेंगे, रेल पट्टियां तो आपने खोल दी है, आप उसको रेलों को जो है ना पुश करके या पुल कर ये कि नहीं, हो सकता है कि कहीं पर मान के चलो 2-3 गैप कम है, उधर ज्यादा चाहिए तो अगले में कम होगा, तो रेलों को खींच खाच के यानी कि पुल पुश करके गैप एडजस्टमेंट करना, उसको काटना पीटना नहीं है इसके अंदर। लेकिन केस 2 का केस अलग है कि एक तरफ से करते जाएंगे तो हो सकता है लास्ट में गैप बहुत ज्यादा डेवलप हो जाए तो नई रेल डालनी पड़े, या हो सकता है कि बहुत कम गैप होने लगे तो रेल काटनी पड़े। तो केस 1 केस 2 में डिफरेंस है, केस 3 तो सब कुछ ठीक ठाक है। यहां तक दोस्तों हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ा था। आज हम लोग इसके बिल्कुल आगे जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग इसके बिल्कुल आगे जाएंगे। पैरा 321, व्हाट इज इट, लेट अस सी। काउंटर एक्शन एंड एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप। एसडब्ल्यूआर में क्योंकि देयर आर सो मेनी जॉइंट्स तो देयर आर चांसेस दैट क्रीप में गेट डेवलप्ड। क्रीप समझते हैं ना, रेलों के जोड़ जो है धीरे 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 सरकते सरकते रेल जो है उसमें क्या होगा, कहीं पर गैप जाम जाम जॉइंट गैप जैम हो सकता है और कहीं पर गैप बढ़ भी जाता है, तो ये क्रीप के कारण होता है। तो उसको कैसे काउंटर करें और किस तरीके से एडजस्ट करें, तो क्या कहा जा रहा है, लेट अस सी। रेल्स हैव अ टेंडेंसी टू मूव ग्रेजुअली इन द डायरेक्शन ऑफ द डोमिनेंट ट्रैफिक। जिस दिशा में ट्रेन ज्यादा चलती है उस दिशा में रेलों का मूवमेंट होने की टेंडेंसी होती है। अब अगर सिंगल लाइन है तो सिंगल लाइन में काफी हद तक ये बैलेंस हो जाता है कि गाड़ियां दोनों तरफ से चलती है, लेकिन वो भी अगर दोनों अप और डाउन में बराबर ट्रैफिक चल रही है सिंगल लाइन में, तब तो कह सकते हैं कि भाई बैलेंस हो जाएगा। लेकिन उसमें भी अगर किसी एक दिशा में ज्यादा गाड़ियां चल रही है तो उस दिशा में रेलों के मूव ऑन होने की क्या बोलते हैं चांसेस ज्यादा होते हैं। तो rails have a tendency to move gradually in the direction of the dominant traffic. It is believed to be caused by the ironing effect of yielding track by the moving load, augmented by braking loads, and by the impact of the wheels on the running on ends of the rails, particularly at times when they are in a state of expansion or contraction। क्या कहा जा रहा है कि जो आयनिंग इफेक्ट समझते हैं आप, आयनिंग तो सब समझते हैं, इस्त्री करना, कपड़े पर इस्त्री करते, वी डू आयनिंग ऑन द क्लोथ्स, है कि नहीं। तो आयनिंग में हम क्या करते हैं कि भाई हमारा आयन की डायरेक्शन होती है कि नहीं। मान के चलो कि मैंने राइट से लेके लेफ्ट में गया तो ये आयनिंग डायरेक्शन, आई एम डूइंग आयनिंग। ऐसी जब व्हेन माय ट्रेन इज रनिंग ऑन द ट्रैक तो व्हील जब ट्रेन आगे मूव होती है तो उस दिशा में आयनिंग होता रहता है। तो रेल का हेड आपने देखा होगा, नई रेल जब आप डालते हैं तो इट इज जनरली रस्टेड, उस तरीके का कुछ कलर होता है, लेकिन गाड़ी चलते 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 बिल्कुल वो शाइन होने लगता है, बराबर है। तो उसी दिशा में तो आयनिंग इफेक्ट हुआ। तो क्या कहा, एक आयनिंग इफेक्ट एक ही तरफ से, लेकिन आयनिंग आउट ऑफ यील्डिंग ट्रैक बाय द मूविंग लोड, एक तो ये हुआ यानी कि एक दिशा में जो ग्रेजुअली मूव ऑन हो रहा है वो, दूसरा ऑगमेंटेड यानी सपोर्टेड बाय ब्रेकिंग लोड्स। ब्रेक लगाते हैं हम लोग तो ब्रेक में भी क्या होता है, अच्छा जब आप ब्रेक लगाते हैं
तो जब गाड़ी रुकती है तो क्या होता है कि उसका इफेक्ट जब ब्रेक लगने के बाद में रेल पर जाता है। देखिए, रोड पर आप रहते हैं ना, रोड पे तो अब बिटुमिनस रोड है और कंक्रीट रोड है, तो वहां पर तो इतना ये स्कोप होता नहीं मूव ऑन होने की, लेकिन क्योंकि रेल्स आर फिटेड ऑन द फिटिंग्स, स्लीपर के ऊपर रेस्ट करती है, तो ब्रेक लोड जब ये कभी ड्राइवर कभी इमरजेंसी ब्रेक भी लगाते हैं, तो क्या होता है, इमरजेंसी ब्रेक लगा के गाड़ी तो रुक जाती है, लेकिन उसका जो रिएक्शन जो है कहाँ जाता है, वो आपकी रेल पर जाता है, तो इट मूव्स। तो यही कहा, ऑगमेंटेड बाय ब्रेकिंग लोड्स एंड बाय द इम्पैक्ट ऑफ द व्हील्स ऑन द रनिंग ऑन एंड्स ऑन ऑफ द रेल। रेल का रनिंग ऑन एंड्स यानी कि रेल का हेड और गेज फेस, उसके ऊपर व्हील का जो इम्पैक्ट आता है वो, particularly at times when they are in a state of expansion or contraction, खास करके उस वक्त जब रेलें बढ़ रही हो या सिकुड़ रही हो। लाइक एक्सपांशन कब होता है, समर्स में होता है, कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, विंटर्स में। ऐसी परिस्थिति में उस समय पर, यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं, है कि नहीं, ये सारे के सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं आपके क्रीप को। ठीक है, ये समझ गए आप। अब क्रीप की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, तो अमंग द ट्रबल्स कॉज्ड बाय क्रीप आर, प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय क्रीप, क्रीप के कारण क्या प्रॉब्लम होती है, तो ट्रबल्स कॉज्ड बाय क्रीप आर, पहला है स्लीपर्स गेटिंग आउट ऑफ स्क्वायर, स्लीपर आउट ऑफ स्क्वायर होने लगती है। ठीक है, क्यों, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि अगर मेरी एलएच और आरएच रेल दोनों बराबर ही उसके अंदर क्रीप आए, जरूरी ये नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस वजह से क्या होता है कि दोनों बराबर थी पहले, लेकिन जो है एक मान के चलो एलएच रेल थोड़ी सी आगे चले गई, अब क्योंकि फिटिंग्स उसमें लगी हुई है तो स्लीपर क्या हो जाएगी, आउट ऑफ स्क्वायर हो जाएगी। बराबर है ना, जो आपने काटकोने में 90 डिग्री पे लगा रखा था राइट एंगल पर, वो आपकी क्या हो जाएगी, वो थोड़ा सा स्क्यूड हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी, तो स्लीपर्स गेटिंग आउट ऑफ स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है डिस्टॉर्शन ऑफ गेज, गेज डिस्टॉर्शन हो जाएगा। भाई जब आपका स्लीपर आउटर स्क्वायर होगा तो जाहिर सी बात है आपका गेज क्या होगा, डिस्टॉर्ट होगा, बराबर, गेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लूजनिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स आपके लूज होने लगेंगे। शेयरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोल्ट्स एंड फिश प्लेट्स, बोल्ट देखिए लोड किसके ऊपर आएगा भाई, बोल्ट के ऊपर, जब वो रेल्स मूव ऑन हो रही है तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, तो पहले तो बोल्ट टूटेगी, अगर आप बोल्ट रेगुलरली बदली करते जा रहे हो तो लोड कंटिन्यूस फिश प्लेट पे भी आ, तो फिश प्लेट भी जो है आपकी क्रैक हो सकती है। तो शेयरिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोल्ट्स एंड फिश प्लेट्स एंड बकलिंग इन एक्सट्रीम केसेस, एक्सट्रीम केसेस में बकलिंग का कारण भी बन सकता है। कब बनता है बकलिंग का कारण, कि भाई कंटिन्यूस क्रीप आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं और आप जो है इसका गैप एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हो और जॉइंट्स जो है जैम होते चले जा रहे हैं। अब जब आपके जो है टेम्परेचर जब बढ़ेगा, रेलों को फ्री एक्सपेंशन को जगह नहीं मिलेगी, तो व्हाट विल हैपन, इट विल गो आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि वो लैटरली मूव होगा और बकलिंग हो जाएगी। तो ये जो है कारण है, ये आपके क्रीप के कारण हो सकता है। तो ट्रबल्स कॉज बाय क्रीप, ये आपको जो है एबीसीडी जो हमने बताया ये हो गया। ठीक है, ये क्रीप के कारण क्या ट्रबल हुई, ये वो चीज है। अब नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कॉजेस फॉर क्रीप इन ट्रैक, ट्रैक में क्रीप होती क्यों है। ठीक है, कॉजेस, अच्छा समवन इज आस्किंग डिस्टॉर्शन का मतलब, ठीक है मैं पहले उसको क्लियर कर देता हूं। डिस्टॉर्शन ऑफ गेज, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये देखिए आप समझो ये आपकी कुछ स्लीपरें हो गई। ठीक है, मैं कच्चा पक्का आगे पीछे मेरी स्लीपरें हो जा रही, बट इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कॉन्सेप्ट इज इम्पोर्टेंट। ये आपका मान के चलो एक रेल हो गई और ये हो गई आपकी दूसरी रेल। ठीक, अब जो हम गेज जिसकी हम बात करते हैं, गेज क्या होता है, ये होता है ना, इन दिस केस आप कहीं पर भी देख ले, एक अंदाजा आपको दिख रहा है यहाँ पर, इट इज परफेक्टली 90 डिग्री, isn't it, the rails and sleeper are perpendicular to each other, this is properly squared ना, squared यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, दिस इज स्क्वायर्ड, ठीक है, दिस इज स्क्वायर्ड। ओके, अब क्या हो रहा है दोस्तों, अब क्या हो रहा है कि मान के चलिए कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर लेता हूं कि मेरी जो मान के चलिए लेफ्ट वाली रेल है, ये वाली, इसके अंदर कुछ क्रीप आया, ये थोड़ा सा आगे चले गई, और ये अज्यूम करते हैं कि ये वाले अपनी जगह पर ही है। देखो क्रीप आएगा तो हो सकता है दोनों भी जाएगी, लेकिन कुछ हो सकता है दोनों के अंदर डिफरेंस हो। अभी अज्यूम करते कि ये वाले थोड़े आगे जा रही है,
तो ये जो स्लीपर बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ पे थी, अब इसके साथ क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद दिस? ये कुछ इस प्रकार से इंक्लाइन हो जाएगी। समझ रहे? मैं एक काम करता हूँ, एक अलग कलर से बताता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। स्लीपर है कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये जो एंगल पहले 90 डिग्री था, ये एंगल देखिए आपका कम हो जाएगा। इजंट इट? ये एंगल आप देख रहे हैं, ये वाले एंगल्स। तो दिस इज स्क्यूइंग, दिस इज स्क्यूइंग। जब ये स्क्यूइंग होगी तो क्या होगा? जो गेज पहले था, मेरे डायग्राम में तो नहीं दिख रहा ये, लेकिन क्या हो जाएगा? ये ट्विस्ट हो जाने के लिए, तो ये होगा आपका डिस्टॉर्शन। तो आपका गेज जो पहले था, गेज आपका गड़बड़ा जाएगा, है कि नहीं? गेज विल गेट डिस्टॉर्टेड। जितने स्लीपर है आपकी स्क्यू होगी और उतना जो है गेज आपका डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएगा। दिस इज व्हाट इज मीन्ड। ओके, अब आगे बात करेंगे दोस्तों, कॉजेस फॉर क्रीप इन ट्रैक। क्या कारण होते हैं कि क्रीप होने के? देखिए, एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस के यहाँ पे बारे में बात हो गई। देखिए, ये दोनों चीजों का आप सब मिक्स ना करें। पॉइंट नंबर ये आपके 1 और 2 में, 1 में मतलब ये जो पैराग्राफ में मैंने बताया था कि भाई आपका डोमिनेंट ट्रैफिक के आयनिंग इफेक्ट होता है, सपोर्टेड बाय, ऑगमेंटेड बाय ब्रेकिंग लोड, फिर व्हील का इम्पैक्ट, वही सारे ये है बराबर। लेकिन हमारे ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे, ट्रैक के पॉइंट ऑफ व्यू हम बात करेंगे तो क्या कारण हो सकते हैं? देखो, वो तो एक्सटर्नल फोर्स हो गया, है कि नहीं? डिस्टर्बिंग फोर्स है एक तरीके से वो। यहाँ पर जो है ट्रैक में क्या है? कॉजेस फॉर क्रीप इन ट्रैक। तो क्या कहा जा रहा है? देखिए, तो फॉलोइंग आर सम ऑफ द अवॉइडेबल कॉजेस टू विच क्रीप इज एट्रीब्यूटेड। अवॉइडेबल कॉजेस टू विच क्रीप इज एट्रीब्यूटेड। पहला है इनएडिक्वेट टो लोड ऑफ द फास्टनिंग्स एंड रेल्स नॉट सिक्योर्ड प्रॉपर्ली टू स्लीपर। रेल स्लीपर पे प्रॉपर्ली सिक्योर्ड नहीं है, और इनएडिक्वेट टो लोड ऑफ फास्टनिंग, ईआरसी का टो लोड कम हो गया। ईआरसी का काम हमने आपको कई बार बताया दोस्तों कि ईआरसी का काम ये होता है कि रेल का तो एक तो होता है कि रेल को पलटी होने से बचाए, क्योंकि आपका वो जो है फ्लैंज फोर्स जो आता है हमेशा रेल को बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करता है, तो उसको होल्ड करके रखना, एक काम तो वो हुआ। दूसरा काम क्या है? रेले अलोंग द लेंथ मूव ना हो, तो हर ईआरसी रेल फुट को होल्ड करके रखती है। हर ईआरसी क्या करती है? रेल फुट को होल्ड करके रखती है। इसलिए कहा कि इनएडिक्वेट टो लोड्स ऑफ द फास्टनिंग एंड रेल्स नॉट सिक्योर्ड प्रॉपर्ली टू स्लीपर, एक हुआ। दूसरा, inadequate ballast resistance to the movement of sleepers, inadequate ballast resistance to the movement of sleepers due to poor or insufficient ballast or other causes। क्या कहा? inadequate ballast resistance to the movement of sleepers due to poor or insufficient ballast or other causes, है कि पुअर बलास्ट या insufficient ballast, है कि नहीं? पुअर बलास्ट आप समझते हैं ना, कि बलास्ट का प्रोफाइलिंग बराबर नहीं है, या बलास्ट के ग्रेन साइज बराबर नहीं है, या इनसफिशिएंट बलास्ट, जितनी मात्रा में बलास्ट होनी चाहिए उतनी नहीं, तो ये हो गया। तो बलास्ट रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इनएडिक्वेट, है कि नहीं? देखिए, क्रीप अलोंग द लेंथ हो रही है, तो अगर देखिए जस्ट आप समझे, अज्यूम करें, अब यहाँ पे देखिए आप ही समझ लीजिए क्रीप के लिए कौन सी बलास्ट। देखिए, बलास्ट का भी हमने अलग अलग नाम रखा है बेस्ड ऑन दिस पोजिशन। एक होता है हमारा कुशन बलास्ट, जो कि स्लीपर के नीचे होता है, जो आपको कुशन प्रोवाइड करता है गाड़ी चलने के टाइम पे, इलास्टिक मीडियम प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज कुशन बलास्ट। दूसरा होता है स्लीपर के एज के बाहर, जिसको हम कहते हैं शोल्डर बलास्ट, जो लैटरल मूवमेंट ट्रैक की होने नहीं देता। और तीसरा होता है आपका क्रिप बलास्ट, जो दो स्लीपरों के बीच में, जब हम ट्रैक पर चल के जाएंगे तो दो स्लीपरों के बीच में जो बलास्ट होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्रिप बलास्ट। यहाँ पर क्रीप में क्रिप बलास्ट का मेन रोल है दोस्तों। क्रिप बलास्ट का मेन रोल है। अगर आपके स्लीपर के गाले खाली हैं, यानी कि दो स्लीपर के बीच के गैप खाली हैं, तो क्या होगा कि रेल को मूव होने में ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, है कि नहीं? वो जस्ट स्लीपर को पुश करते चले जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, स्लीपर भी बंचअप हो जाता है इसी जगह पर। तो ये हो गया इनएडिक्वेट बलास्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद है इनएफिशिएंट और बैडली मेंटेन्ड रेल जॉइंट्स। इनएफिशिएंट और बैडली मेंटेन्ड रेल जॉइंट्स, ठीक है? इनएफिशिएंट और बैडली मेंटेन्ड रेल जॉइंट्स। उसके बाद में है हमारा इम्प्रॉपर एक्सपांशन गैप्स, इम्प्रॉपर एक्सपांशन गैप। Then comes damaged sleepers, uneven spacing of sleepers, स्लीपर डैमेज होना और स्लीपरों की स्पेसिंग अनइवन होना, तो अनइक्वल फोर्स आएगा ना भाई। इक्वल स्पेसिंग रहेगा तो इक्वल फोर्सेस विल एक्ट। कहीं पर गैप ज्यादा है, कहीं पर गैप कम है, तो क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स विल बी डिफरेंस, तो वो एक हो जाएगा। नेक्स्ट,
लैक ऑफ प्रॉपर ड्रेनेज, वेरी इंपॉर्टेंट रोल इट प्लेज इन आर ट्रैक। प्रॉपर ड्रेनेज बहुत अहमियत रखता है, ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होता तो ट्रैक में सारी खराबी का एक कारण बनता है। देन कम यील्डिंग फॉर्मेशन, फॉर्मेशन सेटल हो रहा है, यील्ड हो रहा है। इसी तरह से लूज और अनइवन पैकिंग, लूज और अनइवन पैकिंग, ये सारे हो गए। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों प्रिकॉशंस टू रिड्यूस क्रीप। प्रिकॉशंस टू रिड्यूस क्रीप, क्रीप को रिड्यूस करने के लिए हम क्या सावधानी बरत सकते हैं, क्या एहतियात हम बरतेंगे। तो प्रिकॉशंस टू रिड्यूस क्रीप, the PSC sleepers with effective elastic fastenings are considered as creep resistant and therefore no other creep anchors are required। देखिए इन जनरल स्टेटमेंट है कि देखिए हमारे ट्रैक में कई प्रकार की स्लीपरें हो सकती हैं। अब वो अलग बात है कि बहुत सारी ऑब्सोलीट हो गई है, वुडन स्लीपर, आपकी स्टील स्लीपर में आपके CST9 स्लीपर, देन ये केम स्टील ट्रफ स्लीपर, और आज की तारीख में जो चल रहा है हमारा PSC स्लीपर चल रहा है। तो जो PSC स्लीपर के बारे में कहा जा रहा है कि PSC स्लीपर अगर इफेक्टिव इलास्टिक फास्टनिंग के साथ है, ये शर्त बताइए, क्या बताया, PSC स्लीपर हो और साथ में जो इलास्टिक फास्टनिंग इफेक्टिव हो। इफेक्टिव का मतलब क्या होगा, उनकी कंडीशन अच्छी हो एंड दे आर प्लेइंग द इक्वल रोल, यानी जो उनका रोल है दे आर प्लेइंग एफिशिएंटली, इसलिए का इफेक्टिव इलास्टिक फास्टिंग। ठीक है, रबर पैड है क्रश हो गई, लाइनर आपकी क्रैक हो गई या मिसिंग है, ERC बहुत पुरानी हो गई, उसका टो लोड कम हो गया, देन इट इज नॉट इफेक्टिव। कंबाइंड ये सारी अगर इफेक्टिव इलास्टिक फास्टनिंग और PSC स्लीपर पे लेके गई है तो इनको हम कहते हैं दैट दीज आर क्रीप रेजिस्टेंट, इनमें क्रीप नहीं आता। क्यों, खास बात क्या है PSC स्लीपर की, देखो एक तो फास्टनिंग का काम है उसको जोड़ के रखना, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन मेन सबसे मेन कॉन्ट्रीब्यूटरी रोल PSC स्लीपर का ये है कि बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट, इनके सेल्फ वेट बहुत ज्यादा होते हैं, हम तो इनको मूव करने में बहुत ज्यादा एनर्जी लग जाती है क्रीप क्रीप फोर्सेस को, इसलिए कहा PSC स्लीपर्स विद इफेक्टिव इलास्टिक फास्टनिंग्स दीज आर क्रीप रेजिस्टेंट, कंसीडर क्रीप रेजिस्टेंस, और इस कारण से इनमें किसी भी प्रकार के क्रीप एंकर्स देने की आम तौर पर आवश्यकता नहीं पड़ती। फिर आगे क्या कहा, इन केस एक्सेसिव क्रीप इज ऑब्जर्व्ड ऑन PSC स्लीपर्स रोड, अगर PSC स्लीपर जहां ले किए गए वहां एक्सेसिव क्रीप हमको दिख रही है, तब क्या करना, देन द कंडीशन ऑफ इलास्टिक फास्टनिंग्स, स्लीपर्स एंड adequacy of ballast resistance should be examined। अगर PSC स्लीपर में क्रीप दिख रही है इसका मतलब ये है कि शायद हो सकता है इलास्टिक फास्टनिंग सही काम नहीं कर रही, हो सकता है स्लीपर के साथ प्रॉब्लम है, वो ब्रोकन स्लीपर हो, उसमें नॉचिंग हो या कुछ ऐसा हो, या फिर हो सकता है कि बलास्ट रेजिस्टेंस इनएडिक्वेट यानी कि इनसफिशिएंट बलास्ट है या इनइफेक्टिव बलास्ट है, तो इन सबको देख लेना है। ठीक है, उसी चीज को आगे बात हुआ, एक्शन फॉर रिप्लेसमेंट एंड रिन्यूअल ऑफ फिटिंग्स, स्लीपर्स एंड प्रोवाइडिंग adequate ballast resistance etc should be taken as necessary। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि इनको जरूरत नहीं लगती। अब आप कहेंगे कि सर अभी हमने पढ़ा था SWR में कि जहां पर आपके इंसुलेटेड जॉइंट आते हैं और जहां पर आपके टर्नआउट्स वगैरह आते हैं वहां पर आपको क्रीप एंकर्स लगाने के लिए कहा था, 39 मीटर तक आप क्रीप एंकर्स लगा के आप क्रीप को अरेस्ट करें। तो बिल्कुल सही बात है कि दीज आर क्रीप रेजिस्टेंट, बट ये जो जगह हैं जहां पर इंसुलेटेड जॉइंट्स आते हैं, जहां पे टर्नआउट्स वगैरह आते हैं, इन जगहों पर दोस्तों वी कैन नॉट टेक चांस। तो इट इज एक्चुअली, क्योंकि देखिए अगर कुछ इनइफेक्टिव रहा, अगर कुछ इनमें से इनइफेक्टिव रहा तो क्या होता है कि क्रीप आ जाती है ना भाई, है तो क्रीप रेजिस्टेंट, फिर भी क्रीप यहाँ देखने को मिल रही क्योंकि कुछ चीजें हमारी बराबर नहीं थी। तो वहां पर एज अ प्रिकॉशन हम पहले ही से क्रीप एंकर्स लगा देते हैं 39 मीटर तक, सो दैट क्रीप वहां पर नहीं है। खास करके टर्नआउट की बात अगर दोस्तों हम लोग देखिए, दोनों की जगह पे इंसुलेटेड जॉइंट में क्या होगा, बहुत ज्यादा क्रीप फोर्सेस आ रहे, ग्लूट जॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आया तो एंड पोस्ट आपकी क्रश होकर बिल्कुल पिचक जाएगी, गैप कम हो जाएगा, करंट पास होने लगेगा, ट्रैक डाउन होने लगेगा बार बार, बराबर। दूसरा,
टर्नआउट में क्रीप आ गई, पता चला एक टंगरेल आगे दूसरी टंगरेल पीछे, आउटर स्क्वायर क्रीप के कारण होता है, आउटर स्क्वायर होने लगा। तो इसलिए कहा है कि भाई क्रीप को रिड्यूस, ऐसी जगह पे एंकर इसलिए कहा कि वो हम चांस नहीं ले सकते, पॉइंट बैठेगा ही नहीं आपका, आप परेशान हो जाएंगे। टर्नआउट में अगर कोई आ जाती है प्रॉब्लम, तो पीडब्ल्यूएस को पता है कि कितनी प्रॉब्लम होती है कि नहीं। सर पकड़ के बैठना पड़ता है, क्यों बार बार हो रहा है, क्यों बार बार हो रहा है, तो कारण उसके पीछे क्रीप भी हो सकता है ना। आउटर स्क्वायर अगर हो रही है कोई, अगर आपके पॉइंट पे टंगरेल वगैरह, तो उसका रीजन होगा कि वहां पे क्रीप आ रहा है, तो आप ये सब का इलाज करना है। तो अगर आपने वहां पे क्रीप एंकर्स लगा रखा है, एसडब्ल्यूआर अगर है, तो हम एसडब्ल्यूआर की नहीं बात कर रहे, तो आपको ये सारा काम करना है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे हम लोग क्रीप रिकॉर्ड। क्रीप रिकॉर्ड यानी कि हिस्ट्री, एक तरीके से कह सकते हैं क्रीप की हिस्ट्री, क्रीप रिकॉर्ड। क्रीप रिकॉर्ड शुड बी मेंटेन्ड इन द प्रोफार्मा गिवन इन एनेक्स्चर 3/7। ठीक है, पहले मैं इसको रीड कर लेता हूँ, फिर हम एनेक्स्चर में जाएंगे। क्रीप रिकॉर्ड को एनेक्स्चर 3/7 के प्रोफार्मा में ले लेना है। एंट्री शुड बी कंप्लीट एज रिगार्ड, अब उसमें क्या क्या होगा कि किलोमीटर, सेक्शन, लेंथ ऑफ रेल, स्लीपर डेंसिटी, ये सारी की सारी चीजें जो है कंप्लीट होनी चाहिए। पीरियोडिकल रीडिंग्स ऑफ क्रीप शुड बी रिकॉर्डेड इन टीएमएस, है कि ना, हमारा जो टीएमएस सॉफ्टवेयर है उसके अंदर हमें डालना है पीरियोडिकल रीडिंग क्रीप की इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफार्मा। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग, अब क्रीप को कब रिकॉर्ड करना है, तो क्या कहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ क्रीप शुड बी स्पेसिफाइड बाय द डीएन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रेट ऑफ क्रीप। देखिए यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू दी है क्रीप की, नहीं दी है, ठीक है। व्हाट डज इट मीन कि कितना रेट ऑफ क्रीप के आधार पर फ्रीक्वेंसी तय की जाएगी। अगर कोई सेक्शन ऐसा है वहां पर प्रीडोमिनेंटली क्रीप आ रही है, तो भाई फ्रीक्वेंसी आपको उस हिसाब से रखनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं कंपैरिजन बताता हूँ, जैसे कि कोई सेक्शन ऐसा है जहां पर कभी कभार क्रीप आती है, भाई साल में एक बार किया, या ये हो सकता है कि कहीं पर जो है, जैसे घाट सेक्शन की बात करें, घाट सेक्शन की बात, मैं यहाँ पर कोई फिक्स वैल्यू नहीं बोल रहा हूँ आपको, जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे घाट सेक्शन है वहां पर, क्योंकि ग्रेडियंट का भी रोल होता है, अपार्ट फ्रॉम अदर फैक्टर्स ग्रेडियंट भी होता है, तो टेंडेंसी होती है कि रेलों के जो नीचे जाने की, तो वहां क्रीप होता है। तो हो सकता है वहां पे 3 महीने में करना पड़ जाए, और कहीं पर हो सकता है कि साल भर में करना पड़ जाए, 6 महीने में करना पड़ जाए। इसलिए इसको इन्होंने बिल्कुल ओपन एंडेड रखा है कि रेट ऑफ क्रीप के आधार पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ क्रीप शुड बी स्पेसिफाइड बाय द डीएन टेकन टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रेट ऑफ क्रीप। एएन को क्या करना है, the AN should test check the record frequently, particularly sections which are prone to creep। AN का काम ये है कि जो भी जो इंस्पेक्शन होगा, फिर क्रीप रिकॉर्डिंग वगैरह होगी, he has to test check it ना, टेस्ट चेकिंग करना है कि भाई बराबर किया, कि जाके फिजिकली चेक करना है। AN has to test check the record frequently and particularly those sections which are prone to creep, जिन सेक्शनों में क्रीप बार बार आती है, खास करके वहां के लिए, ठीक है। अब क्रीप को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, क्रीप को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, भाई मैं कहता हूं कि क्रीप हुआ है, और अगला बंदा कहता है कि भाई क्रीप नहीं हुआ, पता कैसे चलेगा, कुछ तो तरीका होगा। तो हम लगाते हैं क्रीप इंडिकेटर पोस्ट, ठीक है। जैसे देखिए एग्जांपल के तौर पर मैं बात करता हूँ, सपोज कि स्लीपर आउटर स्क्वायर भी नहीं हो रही है, मैं यहाँ पे स्लीपर है ऐसी लमसम एक ग्रे कलर का डब्बा बना के डाल दिया, स्लीपर आउटर स्क्वायर भी नहीं हुई है सबको, ठीक है। और दोनों ही रेल साथ में मूव हो रही है, मेरा कहने का मतलब क्या है कि एक अज्यूम करें कि आप दोनों ही रेल आपकी जो है इस प्रकार से साथ ही में मूव हो रही है, लेकिन क्रीप आ रहा है, जॉइंट गैप तो फर्क पड़ रहा है, तो पता कैसे चले, क्योंकि दोनों साथ में जा रही है। तो क्रीप इंडिकेटर पोस्ट लगाई जाती है, तो क्या किया जाता है, क्रीप इंडिकेटर पोस्ट लगाई जाती है। ये जैसे ऐसा यहाँ पर पोस्ट होगी, ठीक है। और इनमें क्या किया जाएगा, क्रीप इंडिकेटर पोस्ट में ऐसा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने जैसे मान के चलो मार्क कर दिया, या एक ही मैं बताता हूँ, ये जैसे ये क्रीप इंडिकेटर पोस्ट है, यहाँ से डोरी हमने बांध दी, तो क्या होगा, पहले से आपने रेल पे मार्किंग कर रखी होगी, अगर वो मार्किंग रेल फुट पे से या जहां पर भी आपने मार्क की होगी, अगर वो मूव ऑन हो रहा है, तो जितने अमाउंट से मूव हो रहा है इस डोरी से, वो आपका क्रीप हो जाएगा, बराबर ना। मान के चले कि आपकी मार्किंग यहाँ थी, अभी यहाँ से यहाँ तक मूव हुआ था, इतना अमाउंट ऑफ क्रीप है।
एज सिंपल एज दैट। तो क्रीप इंडिकेटर पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, उसको मैं जस्ट रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए, है कि नहीं। क्या कहा जा रहा है, क्रीप इंडिकेटर पोस्ट square to the track should be erected on either side of the track on the cess at suitable intervals of not more than 1 kilometer apart। क्या कहा, क्रीप इंडिकेटर पोस्ट स्क्वायर टू द ट्रैक यानी कि परपेंडिकुलर टू द ट्रैक, शुड बी इरेक्टेड ऑन आइदर साइड ऑफ द ट्रैक, ट्रैक के दोनों तरफ, ऑन द सेस, सेस के सेस एरिया में लगाना है, एट सुटेबल इंटरवल। सुटेबल इंटरवल का है, और उन्होंने ये कहा है कि नॉट मोर देन 1 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि भाई कहीं पे लगता है कि भाई सपोज 250 मीटर पे लगाना तो लगा सकते हैं, 500 पे लगाना तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दिस शुड नॉट बी मोर देन 1 किलोमीटर। तो क्रीप इंडिकेटर पोस्ट शुड नॉट बी मोर देन 1 किलोमीटर अपार्ट, सुटेबल इंटरवल पे लगाए जा सकते हैं, नॉट मोर देन 1 किलोमीटर अपार्ट। ये दूरी 1 किलोमीटर से कम हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकती। किससे बनाई जाएगी, तो बहुत सिंपल है, दीज में बी अनसर्विसेबल रेल पोस्ट विथ चिजल मार्क्स स्क्वायर टू द जॉइंट। आप सभी लोग जानते होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना देता हूं। जैसे कि ये आपकी एक रेल है, पुरानी रेल, अनसर्विसेबल रेल यानी कि पुरानी रेल, उसमें क्या किया जाएगा, इसको वर्टिकली जो है ना, वर्टिकली इंसर्ट कर दिया जाएगा यहाँ पर, और इस पे चिजल मार्क, चिजल से जो है ना मार्किंग की जाएगी, और कुछ इस प्रकार से एरो मार्किंग वगैरह होगी, ठीक है। स्क्वायर टू द जॉइंट इस प्रकार से एरो मार्क कर दिया जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। और क्या कहा गया, द टॉप ऑफ द पोस्ट शुड बी अबाउट 25 mm अबव द रेल लेवल, रेल लेवल से 25 mm ऊपर होगा ये, यानी जो आपकी जो रनिंग रेल होगी, अगर जब हम डोरी बांधेंगे, कहने का मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पर एक पोस्ट है मेरी, यहाँ पर एक पोस्ट है, ये रेल पोस्ट यहाँ मैंने एनलार्ज व्यू में बनाई है, कि यहाँ पर एक यहाँ पर है, जब इनके बीच में हम डोरी बांधेंगे तो वो आपकी जो है रेल लेवल से 25 mm ऊंची होनी चाहिए, यानी कि रेल लेवल से 25 mm ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। And the amount of creep one way or the other measured with a fishing cord stretched over the chisel mark। ये तो मैंने बता दिया, इस तरीके से डोरी बांध, इसी को फिशिंग कॉर्ड कहा जा रहा है, चिजल मार्क से बांध कर ऐसा ले लिया जाए, उससे हमें पता चलेगा कि रेल कितनी मूव हुई है, ठीक है। तो सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है प्रोसीजर, इतना मुझे कॉम्प्लिकेटेड बना के बताने की जरूरत नहीं है, कि भाई आपने पहले ही ये जब देखो शुरुआत में मान के चले लास्ट टाइम आपने जब बांधी थी डोरी, आपने यहाँ पे पेंट मार्क यहाँ किया था, अब ये मार्किंग यहाँ पर आ गई तो इतना अमाउंट से क्रीप हुआ, यहाँ पर आप गए तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ से भी जो है मार्किंग यहाँ पे आ गया, तो ये यहाँ पता चलेगा इतना अमाउंट से क्रीप मिल गया, यही चीज है आपकी क्रीप, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मैक्सिमम क्रीप किसी सेक्शन में कितना अलाउड है, तो कहा परमिसिबल अमाउंट ऑफ क्रीप के बारे में, क्रीप इन एक्सेस ऑफ 150 mm शैल नॉट बी परमिटेड, क्रीप इन एक्सेस ऑफ 150 mm शैल नॉट बी परमिटेड, यानी कि ये जो हम माप मेजरमेंट कर रहे हैं फिशिंग कॉर्ड बांध के क्रीप पोस्ट से, ये जो दूरी होगी किसी भी परिस्थिति में 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसको 150 mm तक पहुंचने के तक हमको इंतजार नहीं करना है, क्रीप मिल रही है, क्या करना है, क्रीप एडजस्ट कर देना है, क्रीप मिल रही, क्रीप एडजस्ट कर देना, बट किसी भी परिस्थिति में इट शुड नॉट बी मोर देन 150 mm, 150 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि सर रेल पर कोई मार्क किया जाएगा या रेल, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कोई इनका कहने का मतलब मैं समझ गया कि सर रेल पर कोई मार्क किया जाएगा या रेल, क्या, रेल सीट पर, ठीक है, ऐसा कुछ तो कहना चाहते, देखिए रेल, देखिए आपने जो क्रीप पोस्ट है ये तो आपकी अनसर्विसेबल रेल है, दोनों तरफ आपने लगा दी है, इसमें आपने चिजल से एरो मार्क बना दिया ताकि आप डोरी बांधे तो उसी दिशा में बांधे, ये तो क्लियर है। अब आप इनका सवाल जो है वो सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, सवाल ये है कि रेल पर मार्किंग कहाँ की जाएगी, रेल पर कहाँ मार्किंग की जाएगी, आई गेस इनका क्वेश्चन इस प्रकार से। तो सिंपल है दोस्तों, सिंपल ये है कि जब आप रेल पे मार्किंग करें तो रनिंग रेल पे चिजल मार्क इज नॉट अलाउड, पंचिंग इज नॉट अलाउड, स्क्रैचिंग इज नॉट अलाउड। तो जाहिर सी बात है कि आप ये जो मार्किंग करेंगे आप रेल हेड पे करेंगे, ये रेल पे करेंगे,
अब रेल फुट पे अगर आप मार्किंग करेंगे तो वो तो आप मेजर कर नहीं पाएंगे, बराबर। तो और गेज फेस पे करेंगे तो गाड़ी चलेगी तो पेंट निकल जाएगा, तो हम नॉन गेज फेस साइड मार्किंग करते हैं, है कि नहीं। नॉन गेज फेस होगा ना, जैसे कि ये आपका गेज फेस है, नॉन गेज फेस पे मार्किंग करके रखेंगे, क्योंकि वो तो मिटेगा नहीं, वो आपको मिल जाएगा। और पेंटिंग करना हमारी जिम्मेदारी समय समय पर है कि नहीं, तो वो उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। तो नॉन गेज फेस साइड पे अगर आप रखेंगे तो वो आपको मिल जाती है बड़ी आसानी से, ठीक है। ठीक है। आप कोई पूछ रहे हैं कि व्हाट इज द शेड्यूल ऑफ मेजरमेंट ऑफ क्रीप, तो मैंने अभी खुद ही आपको बता दिया यहाँ पे। शेड्यूल का क्या है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहा कि भाई कोई फिक्स फ्रीक्वेंसी है क्या, नहीं है। क्या कहा कि भाई रेट ऑफ क्रीप यानी कितनी क्रीप आती, उस आधार पर उस सेक्शन के जो डीएन होंगे, डीएन तय करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ क्रीप शुड बी स्पेसिफाइड बाय द डिविजनल इंजीनियर, ठीक है। आई बात समझ में। हाँ ना, एक क्वेश्चन ये पूछ रहे इन सेक्शन और किलोमीटर 150 mm, ये 150 mm क्रीप इन एक्सेस शुड नॉट बी परमिटेड, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे इन्होंने ये तो नहीं बताया है कि भाई कि सेक्शन में या किलोमीटर क्या है, किलोमीटर का हिसाब भी नहीं बताया। बस सिंपल आप ये समझ ले कि आपने जहां पर भी क्रीप पोस्ट लगाई है, इसका किलोमीटर और सेक्शन से कुछ लेना देना नहीं। आपने यहाँ पर एक क्रीप पोस्ट लगाई है, आपने यहाँ पर एक क्रीप पोस्ट लगाई है, ठीक है। चाहे ये आपका 100 मीटर की दूरी हो, चाहे ये 500 हो, चाहे ये 1 किलोमीटर हो, जब रेल मूव करेगी तो सब जगह से इक्वल अमाउंट से ही थोड़ा विथ सम प्लस माइनस, ये रेल है मेरी जो है मूव करेगी। हमें हमें ये डिस्टेंस से लेना देना नहीं है, हमें इस पर्टिकुलर पोस्ट से, मैं यहां पर मेजर कर रहा हूं या मैं यहां पर मेजर कर रहा हूं, कहां पर भी मेजर कर रहा हूं, इस पोस्ट से, यानी कि यहाँ पे क्रीप पोस्ट है, यहाँ मैंने फिशिंग कॉर्ड बांधी, यहाँ पर जो मेरी लास्ट मार्किंग थी, अब मेरी नई मार्किंग आई, सॉरी अब मेरा मेजरमेंट किया तो ये यहाँ तक आया, ये दूरी किसी भी परिस्थिति में 150 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप। अब क्रीप को कैसे एडजस्ट किया जाए, हाउ टू एडजस्ट क्रीप। एडजस्टमेंट्स टू क्रीप शुड बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग मैनर। कैसा करेंगे, क्या कहा, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एडजस्ट क्रीप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ समर। समर का मंथ शुरू होने से पहले, है कि नहीं, गर्मियां शुरू होने से पहले क्या करना है, क्रीप एडजस्ट करना है। इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एडजस्ट क्रीप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ समर। It is desirable to pull back the rails during the cool hours of the day, ठीक है। अच्छा, एक एनेक्चर 3/7 रह गया था, अच्छा याद दिलाया। एनेक्चर 3/7 क्रीप का मैं भूल गया था, और अच्छा याद दिलाया, मैं उसको बता दूं आपको पहले। एनेक्चर 3/7, ये थोड़े इसको मुझे रोटेट करना पड़ेगा। देखो, प्रोफार्मा फॉर क्रीप रजिस्टर, ये आपका एनेक्चर 3/7 है, ठीक है। एनेक्चर 3/7 है। इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। प्रोफार्मा पहले तो पूरे पर्टिकुलर्स वगैरह लिख दिए जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। और यहाँ पे LH रेल RH रेल ये इस प्रकार से यहाँ पर है, ठीक है। तो ये आप इसको देखेंगे तो क्रीप कितना कितना आ रहा है वो यहाँ पर नोट डाउन किया गया है कि नहीं। 117, 137, 145, 150, ठीक है। ये देखिए, ये इसमें रेफरेंस लाइन देखिए आप, दिस इज द रेफरेंस लाइन। देखो, 0 लिखा है उन्होंने, ठीक है। ये रेफरेंस है। इस जगह से कितना क्रीप आया भाई, ये आपका देखो यहाँ पे कितना है। इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर डेट दिया, शायद आपको दिख नहीं रही होगी डेट, मैं आपके लिए रीड करता हूँ। 1 जनवरी, 1 जनवरी 1982, 1 मार्च 1982, 1 मई 1982, 1 जुलाई 1982। ये जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसी जगह जहाँ पे 2-2 महीने पे के अंतराल पे क्रीप रिकॉर्ड की जा रही है, ठीक है। इसको ऐसा समझे आप, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, से 1 जनवरी 1982 को क्रीप मेजर किया गया, एंड द अमाउंट ऑफ क्रीप दैट वाज फाउंड इज 117 mm था, ठीक है। LH RH दोनों साथ में बताया, उसी दिन यहाँ पर RH में मान के ये LH
दोनों जगह उन्होंने LH ही लिख दिया। एक्चुअली एक LH एक RH होना था, शायद हो सकता है कि टाइपिंग मिस्टेक होगा, एक LH हुआ एक RH हुआ। ठीक है, ऐसा ले लें आप। फिर मार्च में गए तो ये क्रीप और बढ़ गई। मार्च मंथ में जब मेजर किया तो 117 की जगह 137 हो गया। ठीक है, और मई में जब मेजर किया तो ये हो गया 145 mm, करीब करीब 150 mm के आसपास ही हो गई। तो इसी समय में बीच में मान के चलो मई और जून के बीच में कहीं 150 हुआ होगा। तो यहाँ पर ये बताया गया कि भाई जहां पर 150 हुआ वहां पर क्या किया है, वहां पर क्या किया है कि इसको पुल बैक किया हमने। वी हैव पुल्ड इट बैक, लेट अस यूज सम अदर कलर टू पुलिंग इट बैक। तो ये क्रीप जैसे ही 150 हुआ हमने इसको पुल बैक करके 0 कर दिया। ठीक है, और फिर बाद में अगला हमने जब जुलाई में हमने 1982 में किया, फिर हमने पाया कि यहाँ पे 8 mm का क्रीप आ गया। इसी तरह से यहाँ पर देख लिया 100 mm था, फिर उसके बाद में 125, 140, फिर बाद में यहाँ पे क्रीप 145 के आसपास तक आया। जब यहाँ पे 150, देखो दोनों रेल में इक्वल एक साथ आएगा जरूरी नहीं है, यहाँ 150 mm क्रीप आया या 145, तो पुल तो दोनों साथ में करेंगे। यहाँ 0 कर दिया, फिर यहाँ पे देखिए 8 आया, यहाँ पे 12 आया, इस प्रकार से। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर। क्रीप कैसा मेजरमेंट किया। अब यहाँ पे प्लस और माइनस का क्या है कि भाई दिशा के बारे में है, यानी कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में गए तो पॉजिटिव लिया, राइट में लिया नेगेटिव, समथिंग लाइक दैट, है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई ये 1 जून 1982 को पुल बैक टू 0 क्रीप, ऐसा रिमार्क लिख दिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये एनेक्स्चर 3/7 है। ओके, ठीक है। अच्छा, समवन इज आस्किंग पुल बैक बाय रेल टेंसर और एनीथिंग। अरे भाई, रेल टेंसर तो आप LWR में इस्तेमाल करते हो। यहाँ पे आपकी कौन सी बड़ी है, 2 रेल पैनल या 3 रेल पैनल की तो आपकी रेल है, तो यहाँ कौन सा रेल टेंसर यूज होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो रेल टेंसर वगैरह कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर है नहीं। हम बात कर रहे थे अभी एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप की, है कि नहीं, एडजस्टमेंट ऑफ क्रीप, क्रीप एडजस्टमेंट। तो क्या कहा, इट इज अ गुड प्रैक्टिस टू एडजस्ट क्रीप बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ समर। समर शुरू होने से पहले पहले आपको क्रीप एडजस्टमेंट कर देना है। और कैसा हो, देखो समर से पहले, और दिन कैसा हो, कौन से समय पे आप करेंगे, कौन से समय पर आप करेंगे। तो क्या कहा कि इट इज डिजायरेबल टू पुल बैक रेज ड्यूरिंग द कूल आवर्स ऑफ द डे। जब बहुत ज्यादा गर्म मौसम हो तब ना करें, जब ठंडा हो उस टाइम करें। Careful measurement of expansion gaps as existing should be done, and appropriate length which can be dealt with in one operation should be chosen। मतलब कि expansion gap को सही से measurement करेंगे और उतना ही आप लेंगे एक समय पे जितना आप एडजस्ट कर सकते हैं। सिंपल भाषा में बात करेंगे तो एक कहावत है ना आमतौर पर कि एक समय पर थाली में उतना ही खाना ले जितना हम खा सके, है कि नहीं। तो वही है यहाँ पर बात कि एक बार में हम जितना काम कर सकते हैं उतना ही पार्ट ले क्रीप एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, फिर क्या कहा, the total amount of gap in the length should be equal to the standard expansion gap required for the temperature at the time multiplied by the number of joints in the length। इसको जरा समझते हैं। क्या कहा, the total amount of gap in the length, एक पर्टिकुलर लेंथ हमने लिया, उसमें टोटल अमाउंट ऑफ गैप, इट शुड बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड एक्सपांशन गैप रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर एट द टाइम। यानी कि जिस टेम्परेचर पर हम क्रीप एडजस्टमेंट कर रहे हैं उस टेम्परेचर पे जितना गैप, स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए, वो उसके बराबर होना चाहिए। टोटल अमाउंट ऑफ गैप इन द लेंथ, जो हमने गैप प्रोवाइड की है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे स्टैंडर्ड एक्सपांशन गैप क्या होगा उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द लेंथ। ठीक है, यानी वो एक के लिए हो गया, ऐसे जितने भी जॉइंट्स होंगे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दे। वही कहा, टोटल अमाउंट ऑफ गैप इन द लेंथ शुड बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड एक्सपांशन गैप रिक्वायर्ड फॉर द टेम्परेचर एट द टाइम मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ जॉइंट्स इन द लेंथ। एक जॉइंट गैप का कितना हो गया, मान के चलिए कि हमें अभी दिख रहा है कि 12 mm है, एंड से द कैलकुलेशन के हिसाब से इट इज 8 mm। अब 8 mm के हिसाब से करेंगे, ऐसे 10 जॉइंट है, 8 10 80 mm, बराबर इस प्रकार से करना है। ठीक है, क्योंकि क्रीप में क्या होता है, क्रीप में क्या होता है दोस्तों, कि क्रीप में क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि रेल कहीं बढ़कर कहीं से बाहर निकल के आ जाती है, नहीं, कहीं पर गैप ज्यादा होता है, कहीं गैप कम होता है। ठीक है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है,
फिर आगे क्या कहा, वर्क शुड स्टार्ट एट द रनिंग ऑन एंड ऑफ द लेंथ, कॉमनली जस्ट बियॉन्ड द पॉइंट्स ऑफ क्रॉसिंग्स और लेवल क्रॉसिंग्स। वर्क शुड स्टार्ट एट द रनिंग ऑन एंड ऑफ द लेंथ, यानी कि जहां पर सीधा सीधा ट्रैक मिलता हो, रनिंग ऑन एंड ऑफ द लेंथ। और आमतौर पर कहा है कि बियॉन्ड द पॉइंट एंड क्रॉसिंग और लेवल क्रॉसिंग, यानी कि ये जो आपके हर्डल्स एक तरीके के हैं, पॉइंट एंड क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग, इन सब के आगे आमतौर पर करते हैं। फिर जब क्रीप एडजस्टमेंट करेंगे तो क्या कहा, द वर्क ऑफ क्रीप एडजस्टमेंट शुड बी कैरिड आउट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ इंजीनियरिंग सिग्नल्स बाय द JESCP वे as envisaged in para 806/1 और under traffic block on busy routes। मतलब क्या है कि भाई जब भी आप क्रीप एडजस्टमेंट करें तो पैरा 806 हमारा जो इंजीनियरिंग इंडिकेटर, इंजीनियरिंग सिग्नल वाला चैप्टर है वही है। तो क्या कहा कि जैसा आप वहां पर आप देखते हैं कि कैसा प्रोटेक्शन करके काम करना है, तो क्रीप एडजस्टमेंट जब आपको करना है तो प्रोटेक्शन इंजीनियरिंग सिग्नल प्रोटेक्शन में ही करना है आपको। या फिर अगर बहुत बिजी रूट है, बहुत बिजी रूट है तो ब्लॉक लेकर करें, इसलिए कहा, और अंडर ट्रैफिक ब्लॉक ऑन बिजी रूट्स। ठीक है, यानी इंजीनियरिंग हैंड सिग्नल्स वगैरह के से प्रोडक्शन करके आप क्रीप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, डेली बेसिस का काम है, उसमें आप कर सकते हैं। और अगर बहुत बिजी रूट है, मार्जिन नहीं मिल पाता है, तब आप क्या करेंगे, ब्लॉक लेकर करें इसको। नेक्स्ट क्या कहा गया, when the value of total gap existing is more than the standard expansion gap, when the value of total gap existing is more than the standard expansion gap required for the temperature at the time of adjustment multiplied by the number of joints। देखिए, होना तो ये चाहिए था कि स्टैंडर्ड गैप एक्सपेंशन गैप जो होना चाहिए था टेम्परेचर पे, टोटल गैप अगर आपने देखा तो उसके बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा मिलता है कहीं पर कि जो टोटल गैप एग्जिस्टिंग है, सबको ऐड किया, मान के चले 10 जॉइंट है, 1 2 3 4 5 10 तक सारे के सारे हमने मेजर कर डाले, उन सबको आपने क्यूमुलेटिव ऐड किया। एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं, मान के चले कि 10 जॉइंट का गैप था, हमको मिल गया कि से इट इज 90 mm। ठीक है, सबको ऐड किया, थोड़ा ज्यादा ले लेते 120 mm हमने ले लिया कि 120 mm। ठीक है, और जो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हम लोग क्रीप एडजस्ट करना चाहते हैं, उस टेम्परेचर के हिसाब से स्टैंडर्ड गैप होना चाहिए, मान के चलो 90 mm, 90 mm होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, टोटल वैल्यू ऑफ गैप इज मोर। तो क्या कहा, उस परिस्थिति में क्या करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि भाई आपने 90 mm तक एडजस्ट कर दिया, तो कहीं पे तो क्यूमुलेटिव एक्स्ट्रा आ जाएगा, मान के चलो लास्ट वाला जॉइंट है या कहीं पे बीच बीच में कहीं पे, तो गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो वहां पर क्या कहा, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड रेल क्लोजर when the value of total gap existing is more than the standard expansion gap required for the temperature at the time of adjustment multiplied by the number of joints, it is necessary to provide closure rails। ठीक, क्लोजर रेल सभी लोग जानते हैं, है कि नहीं। क्लोजर रेल डाल देना है उसके अंदर, यानी कि एक रेल का टुकड़ा डाल देना है। देखिए, यहाँ पर ना लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। क्या क्लोजर रेल का मतलब क्या है, कि रेल का टुकड़ा, ठीक है ना, उसको कहते हैं रेल क्लोजर। किसको कहते हैं, रेल के टुकड़े को। तो क्या कहा कि अगर गैप ज्यादा आता है तो रेल क्लोजर, यानी कि एक बड़ी सी रेल है, इसको मैंने यहां पर से काट दी, ठीक है, तो ये जो टुकड़ा है, ये क्लोजर होगा, रेल क्लोजर हो गया ना। तो यहाँ पर जहां पर वो गैप आ रहा है, तो गैप को कम करने के लिए उस पर्टिकुलर टाइम के लिए रेल क्लोजर डाल देंगे। ठीक है, इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड रेल क्लोजर। और जब मेरे सेक्शन में रेल क्लोजर पड़ा हुआ है, तो हमारा मैनुअल क्या कहा कहता है, व्हेन क्लोजर रेल्स आर पुट इन, अ स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph शुड बी इम्पोज्ड। जब तक मेरे ट्रैक में ये रेल क्लोजर का टुकड़ा है, जैसे कि मान के चले कि मैं ऐसा बना देता हूँ कि ये लीजिए इस प्रकार से, ये दोनों के बीच में आपने रेल क्लोजर का टुकड़ा डाल रखा है, तो जब तक ये पड़ा होगा, तो क्या कहा, क्योंकि देखो ये क्या है, सी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ओवर हियर। क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर अगर एक रेल क्लोजर का टुकड़ा पड़ा हुआ है, गाड़ी चल रही है, इट इज फ्री, तो वो बैंगल्स की तरह इस तरीके से ना वो मूव ऑन होता रहेगा, तो हिट करता जाएगा रेल के हेड को, फुट को, सब जगह हिट करते चला जाएगा,
है कि नहीं, तो हीटिंग चलता रहेगा इसमें। तो ये कहा है कि व्हेन रेल क्लोजर्स आर पुट इन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन ऑफ 30 kmph शुड बी प्रोवाइडेड, 30 kmph की स्पीड रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया जाए। और उसको कब हटाया जाएगा 30 kmph को, तो कहा विच शुड बी रिमूव्ड व्हेन क्लोजर रेल इज चेंज, जब आप क्लोजर रेल को चेंज करेंगे। क्लोजर रेल इज चेंज का मतलब क्या है कि आप नई रेल डाल देंगे यहाँ पर, कि भाई हम क्या कर रहे हैं, हम एक नई रेल डाल देते हैं यहाँ पर, ये क्लोजर हटा देते हैं। तो अब आप क्या करेंगे, 30 kmph को रिलैक्स कर देंगे, स्पीड रेस्ट्रिक्शन 30 kmph विल बी रिलैक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये यहाँ पर कहने का मतलब है। ठीक है, नेक्स्ट 3/7 ऑलरेडी आपको दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ में, दैट इज 322। अभी हमने पैरा 321 पढ़ा, काफी डिटेल में हमने उसको पढ़ा। अब आता है नेक्स्ट पैराग्राफ हमारा, दैट इज पैरा 322। नेक्स्ट हमारा आता है पैरा 322, जिसे हमने कहा कि बकलिंग ऑफ ट्रैक अदर देन एलडब्ल्यूआर हम पढ़ रहे हैं अभी। उन्होंने क्लियरली कह दिया कि एलडब्ल्यूआर नहीं है, दिस अदर देन एलडब्ल्यूआर, इसमें अगर बकलिंग होती है तो ये तो समझ में आना चाहिए कि बकलिंग होता क्या है। बकलिंग पहले, सबसे पहले बेसिक ये जो टर्म बकलिंग क्या है इसे समझना जरूरी है। ठीक है, buckling of track occurs when high compressive forces are created in the rails associated with inadequacy of, इसको अलग मार्क करते हैं हम लोग, क्या कहा, associated with inadequacy of lateral resistance in the track at the place। बकलिंग को दोस्तों समझना है ना, तो बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। आपके पास जो बॉल पेन्स हुआ करती है उसमें रिफिल हुआ करती है ना, है कि नहीं, वी डू हैव बॉल पेन्स, उसके अंदर रिफिल हुआ करती है। ये आपकी रिफिल है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से। अब आप क्या करें कि फिंगर से आप क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर, ऊपर से और नीचे से, इस प्रकार से दोनों जगह से आप क्या करेंगे, विल जस्ट प्रेस इट। आप क्या करें, कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हैं, आप इसको कंप्रेसिव फोर्स दे रहे हैं। ठीक है, जहां तक ये रेजिस्ट कर पाएगा रेजिस्ट करेगा, लेकिन जब आपने फोर्स ज्यादा दे दिया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, what is going to happen is it will move out of its plane, it will move out of its plane like this। होता है ना ऐसा, आपने पेन की रिफिल को प्रेस किया ऊपर नीचे से, आउट ऑफ प्लेन चले जाएगी। तो ये जो लैटरल मूवमेंट है, ये जो साइडवेज मूवमेंट है, इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, दिस इज नथिंग बट बकलिंग। ये आपका क्या है, बकलिंग कहलाता है, ये आपका बकलिंग है। ठीक है, अब बकलिंग के कई प्रकार होते हैं, वो हम कभी बाद में पढ़ेंगे। बकलिंग इस प्रकार से भी हो सकती है, बकलिंग आपकी, एक और तरीका बताता हूँ कि बकलिंग आपका इस प्रकार से भी हो सकता है ना। बकलिंग इस प्रकार से, इस प्रकार से, और इस दो प्रकार से बकलिंग आमतौर पर देखने को मिलती है। तो क्या कहा, बकलिंग ऑफ ट्रैक अकर्स व्हेन हाई कंप्रेसिव फोर्सेस, देखो कंप्रेसिव फोर्स जो कि इनटॉलरेबल है, बहुत ज्यादा हाई कंप्रेसिव फोर्सेस आर क्रिएटेड इन द रेल्स एसोसिएटेड, एक तो हाई कंप्रेसिव फोर्स और साथ में इनएडिक्वेसी ऑफ लैटरल रेजिस्टेंस। लैटरल रेजिस्टेंस देखिए, अभी ये पेन की रिफिल थी, मैंने इसको प्रेस किया, ठीक है, इसमें साइड से कोई रिस्ट्रेंट नहीं था, साइड से कोई चीज थी नहीं जो इसको मूव होने से बचाए, इसलिए ये आसानी से यहाँ मूव हो गया। अगर यहाँ पर इसी की जगह पर जस्ट इमेजिन करें आप कि यहाँ पर कुछ ऐसा मैकेनिज्म होता कि इसको जाने नहीं देता, इधर भी ना जा यहाँ भी मत जा, ठीक है, इस तरीके से इसको होल्ड करके रखने का मैकेनिज्म, तो क्या ये बकड़ होता, नहीं होता था। दो हो गया, एक तो हाई कंप्रेसिव फोर्स और दूसरा क्या है, इनएडिक्वेसी ऑफ लैटरल रेजिस्टेंस, तो आपका क्या हुआ, बकलिंग हो जाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा, a special watch should be kept on the junction of two stretches of track, one liable to creep and the other held against creep। क्या बता रहे हैं, खास करके ऐसी जगह पर ध्यान ज्यादा देना है जहां पर वन इज लाइबल टू क्रीप एंड अदर हेल्ड अगेंस्ट क्रीप। हेल्ड अगेंस्ट क्रीप मतलब जहां पर हमने एंकरिंग करके रखी है, और एक एग्जांपल बता रहा हूं, दूसरा वन लाइबल टू क्रीप जहां पे क्रीप हो सकती है, तो वहां पर खास ध्यान देना है। जैसे कि अभी यहीं पर आप ले लीजिए
कि मान के चलिए कि आपका एक आगे टर्न आउट आ रहा है, आपने एंकरिंग करके रखा है 39 मीटर तक, तो वो जो 39 मीटर तो ठीक है, इसमें तो क्रीप नहीं आएगी, लेकिन उसके इमीडिएटली लग के जो ट्रैक होगा इट इज लायबल टू क्रीप। तो जब ये क्रीप होना चाहेगा और आगे वाला ट्रैक बोलता है नहीं भाई आप नहीं जा सकते, तो यहां पर बकलिंग होने के चांसेस ज्यादा है। बराबर है ना, कि भाई ये देखिए ये जो पोर्शन है, हमारा कहने का मतलब ये है कि ये जो पोर्शन है यहाँ पर क्रीप क्रीप एंकर्स लगे हैं, ये मूव नहीं होने वाला है, यहाँ से फोर्स आ रहा है, यहाँ से फोर्स आ रहा है, ये मूव होने वाला नहीं है। तो क्या हो रहा है कि यहाँ से रिएक्शन मिलेगा, इस एक्शन का से रिएक्शन मिलेगा, जहां बकलिंग होगी। इसलिए कहा अ स्पेशल वॉच शुड बी केप्ट ऑन द जंक्शन ऑफ टू स्ट्रेचेस ऑफ ट्रैक, वन लायबल टू क्रीप एंड द अदर हेल्ड अगेंस्ट क्रीप। ठीक है, ठीक है। आगे क्या कहा, एज one side of such a junction point is held firmly against creep, the movement of rail due to creep from other side is resisted, resulting in heavy compressive force being exerted, which will tend to buckle the track। ये तो मैंने शायद आपको मैंने बगैर पढ़े बता दिया है, ये वही चीज है कि नहीं। क्या कहा, as one side of the junction is held firmly against creep, यानी ये साइड, a movement of rails due to creep from other side is resistance। ठीक है, यहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ पर क्या होगा कि प्रेशर बिल्टअप होगा और यहाँ पर बकलिंग हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे कहा जैम्ड रेल जॉइंट्स एट सच जंक्शंस आर देयरफॉर एन इंडिकेशन ऑफ द ट्रैक बीइंग सब्जेक्टेड टू अनड्यू स्ट्रेन। ठीक है, ऐसी जगहों पर अगर आपकी जो जॉइंट में आपने गैप दे रखे थे, अगर उसका गैप जॉइंट जैम्ड रेल जॉइंट्स एट सच जंक्शंस आर therefore these are an indication of the track being subjected to undue strain। ये इंडिकेशन है कि भाई यहाँ पर जो है undue strain आ रहा है और यहाँ पर स्ट्रेन आ रहा है, हाई कंप्रेसिव फोर्स बिल्टअप हो रहा है, तो यहाँ बकलिंग होने के चांसेस है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब इसको हम लोग पॉइंट नंबर 2 में पढ़ेंगे, कंडीशंस विच इंड्यूस बकलिंग। क्या परिस्थिति होती है कि जिससे बकलिंग होने लगती है, कंडीशंस विच इंड्यूस बकलिंग। तो क्या कहा, द फॉलोइंग कंडीशंस क्रिएट हाई कंप्रेसिव फोर्सेस इन द रेल। क्या है कंडीशंस, इनएडिक्वेट एक्सपांशन गैप, पहला है इनएडिक्वेट एक्सपांशन गैप्स, एक्सपांशन गैप आपके बहुत कम है, इनएडिक्वेट एक्सपांशन गैप्स। दूसरा, फेलियर टू काउंटरएक्ट क्रीप इन टाइम। तीसरा है नॉन लिब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट्स। ठीक है, सबसे पहले एक्सपांशन गैप जो दिया गया इनएडिक्वेट है, जितना देना था उतना नहीं है, जो यानी अभी एसडब्ल्यूआर हम पढ़ रहे हैं, तो एसडब्ल्यूआर में एक्सपांशन गैप क्या है, जो आपके दो एसडब्ल्यूआर के बीच में गैप है वो। दूसरा, फेलियर टू काउंटरएक्ट क्रीप इन टाइम, भाई क्रीप के बारे में बताया कि क्रीप को समय समय पे अरेस्ट करना है, उसको कूल डाउन करके अरेस्ट करना है, नहीं कर रहे हैं तो बकलिंग का कारण बनेगा। तीसरा, नॉन ल्यूब्रिकेशन ऑफ रेल जॉइंट्स, रेल जॉइंट्स का ल्यूब्रिकेशन हम नहीं कर रहे हैं, तो ये कारण बन सकता है आपके बकलिंग का। ठीक है, पॉइंट नंबर बी पढ़ेंगे हम लोग इसमें, जिसमें लैटरल रेजिस्टेंस की बात हो रही। क्या कहा, the lateral resistance gets impaired due to inadequacy of ballast and due to carrying out of operations such as deep screening, lifting of track and slewing of track without adequate precautions। देखिए दोस्तों, पहला पॉइंट आपने समझ लिया, दूसरा पॉइंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये अलोंग द लेंथ की बात चल रही थी, ये अलोंग द लेंथ ऑफ रेल जो है, ये रीजन था जो कॉम्प्रेसिव फोर्स डेवलप हो रहा था इन कारणों की वजह से। दूसरा हमने क्या कहा, जैसे मैंने पेन का रिफिल की बात किया तो पहले तो कंप्रेसिव फोर्स की बात किया। दूसरा मैंने क्या कहा, अगर साइड से रेजिस्टेंस होता तो ये नहीं होता, तो साइड से रेजिस्टेंस जो आप ऑफर होता था लैटरल रेजिस्टेंस, नहीं होता है तो बकलिंग होती है। तो कहा द लैटरल रेजिस्टेंस गेट्स इंपेयर्ड ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ बलास्ट। इनएडिक्वेट बलास्ट है तो ट्रैक साइड में भाग जाएगा ना। शोल्डर बलास्ट हम क्यों देते हैं, लैटरल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ना, लैटरल रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए वी प्रोवाइड शोल्डर बलास्ट। तो वही कहा, द लैटरल रेजिस्टेंस गेट्स इंपेयर्ड ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ बलास्ट एंड ड्यू टू कैरिंग आउट ऑफ ऑपरेशन। दोनों चीजें बहुत अच्छी बताई, एक तो शोल्डर बलास्ट आपकी नहीं है कि नहीं, शोल्डर बलास्ट आपकी कम है, इनएडिक्वेट यानी कि सफिशिएंट इनफ नहीं, यानी कि बलास्ट का प्रोफाइल जो होना था वो नहीं है, ये लैटरल रेजिस्टेंस उससे कम होती। दूसरा क्या कहा, ड्यू टू कैरिंग आउट ऑफ ऑपरेशन सच एज, अब आपने कोई ऑपरेशन किया लाइक कुछ काम किया लाइक डीप स्क्रीनिंग, आपने छनाई की है, डीप स्क्रीनिंग किया है,
आपने ट्रैक की लिफ्टिंग की है, आपने ट्रैक को स्लोइंग किया है, उस परिस्थिति में भी विदाउट एडिक्वेट प्रिकॉशंस, उस परिस्थिति में भी लैटरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। अब बोलेंगे ये कैसे होता है? ये बहुत सिंपल लॉजिक है दोस्तों, इसके पीछे बहुत सिंपल वे में हम आपको समझा सकते हैं कि जैसे आप एक समझे कि एक तूफान आ रहा है, ठीक है? तूफान आ रहा है और एक पेड़ है, समझो 2 पेड़ है, ठीक है? एक पेड़ ऐसा है, मैं एग्जांपल के तौर पर, मुझे पेड़ बनाने तो नहीं आता, तो भी मैं कोशिश करूँगा कुछ कच्चा-पक्का अपन बनाएँगे। समझो एक ये पेड़ है, सॉरी, हाँ, एक ये पेड़ है हमारा और ये एक दूसरा पेड़ है, ठीक है? चलो दोनों की फर्जा यहाँ पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, पेड़ दिखता कैसा वो इम्पोर्टेंट नहीं है। पेड़ में यहाँ पे हमारे इम्पोर्टेंट ये है, इसकी जो रूट्स किस प्रकार से हैं, ठीक है? ये एक पेड़ मेरा ऐसा है दोस्तों कि ये फुली एंकर्ड है और दूसरा वाला क्या है, ये एंकर्ड ज़रूर था लेकिन हाल-फिलहाल में हमने क्या किया था, इसके यहाँ पे कुछ काम किया था हमने, ठीक है? यानी कि खुदाई वगैरह कुछ की थी आजू-बाजू में ये। और व्हेन द विंड इज़ कमिंग, जब तूफान आ रहा है, बड़ी तेज़ हवा चल रही है, तो इन 2 केस में समझो मैं पहले वाले को ए नाम देता हूँ, दूसरे वाले को बी नाम देता हूँ। आप मुझे बताएँ कि कौन-सा वाला अपरूट होगा? कौन-सा वाला पहले उखड़ जाएगा? प्लीज़ लेट मी सी बोथ द प्लांट्स आर इक्वल, ठीक है, लेकिन प्लांट ए में जो रूट्स एंकर थे सॉइल में पहले से बिल्कुल मजबूती से था। प्लांट बी में रूट्स थोड़ी सी कमजोर इसलिए थी क्योंकि आजू बाजू में खुदाई हुई थी। अब आप कहेंगे कि हमने खुदाई यहाँ पर इसलिए की थी कि इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा खाद वगैरह मैन्योर वगैरह डाले और या उसकी रूट की ग्रोथ अच्छी हो लॉन्ग रन में, उसके हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी तूफान को थोड़ी पता है, यहाँ पे उसको दिख रहा है कि भाई नरम है तो ये पेड़ आसानी से गिर जाएगा, है कि नहीं? तो वही बात है कि ये वाला पेड़ ये गिरने के चांसेस ज़्यादा है ना? जो ये वाला पेड़ है ये आसानी से गिर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसको रेजिस्टेंस ग्राउंड से मिल नहीं रहा है। ऐसे ही मेरे ट्रैक पे जब मैं छनाई करता हूँ, व्हेन आई डू डीप स्क्रीनिंग, व्हेन आई डू लिफ्टिंग ऑफ ट्रैक, व्हेन आई स्ल्यू माय ट्रैक, उस परिस्थिति में क्या होता है, जो नेचुरली एंकरिंग होती है ट्रैक की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। भाई आपका ट्रैक मान के चलो उसके अंदर रफ राइडिंग होती होगी, मान के चलो उसके अंदर आपका केक्ड अप ब्लास्ट होगा, चाहे अलाइनमेंट गड़बड़ होगा, कुछ भी होने दे दोस्तों। लेकिन दोस्तों जो आपका नेचुरली गाड़ी चलते चलते ब्लास्ट के पार्टिकल्स का एक दूसरे के साथ में इंटरलॉकिंग हो जाता है, उससे जो रेजिस्टेंस मिलता है, उससे जो रेजिस्टेंस मिलता है वो नए ट्रैक पर यानी फ्रेशली डीप स्किन ट्रैक पर या लिफ्टिंग में नहीं मिलता। क्यों? आपने एंकर उसको अनएंकर कर दिया है। अब उसको समय लगेगा वापस से सेट होने को, लेकिन इसलिए दीज एरियाज आर प्रोन टू बकलिंग, लैटरल रेजिस्टेंस यहाँ पर कम हो जाती है तो डीप स्किन साइड। इसीलिए तो दोस्तों जब भी आप डीप स्किनिंग करते हैं, जब भी आप लिफ्टिंग करते हैं, ट्रैक फ्लोइंग करते हैं, कॉशन ऑर्डर इंपोज करते हैं हम लोग। और कब तक रखते हैं? जब तक कंसोलिडेशन ना हो जाए, है कि नहीं? है कि नहीं? तो जब तक कंसोलिडेशन ना हो जाए तब तक हम कॉशन रखते हैं। जब कंसोलिडेशन हो जाता है हम कॉशन रिलैक्स कर देते हैं। सेम कॉन्सेप्ट है ये, सेम कॉन्सेप्ट है जो ट्री का मैंने यही बताया कि भाई ये मिट्टी अगर अच्छी तरह से रैम कर दी जाती, यहाँ की मिट्टी अच्छी तरह से अगर रैम्ड होती तो ये जो है थोड़ा सा क्या होता था कि इसमें भी मजबूती आ जाती थी। सेम कॉन्सेप्ट है ना कंसोलिडेशन का, ठीक है? तो मैंने थोड़ा अलग एग्जांपल से बताया आपको। ठीक है, आगे बात करेंगे प्रिकॉशंस अगेंस्ट बकलिंग। What precautions should be taken against buckling? It should be seen that operations which impair the lateral resistance of track are not carried out when rail temperatures are high. ठीक है, अब बकलिंग कब होती है हमारे ट्रैक में दोस्तों? जब रेल तापमान ज्यादा होता है। रेल तापमान ज्यादा कब होता है? समर्स में, गर्मियों के मौसम में। अच्छा, गर्मियों का मौसम भी नहीं कहेंगे, अक्टूबर में भी हो जाता है, अक्टूबर हीट में भी होता है, इसलिए ये टर्म ज्यादा बेटर है, रेल टेम्परेचर्स आर हाई, है कि नहीं? जस्ट आफ्टर द मानसून जो है अचानक से हीट बढ़ती है, उसके बाद विंटर चालू होता है, अक्टूबर हीट जिसको हम कहते हैं, उस वक्त भी होता है, समर्स में तो होता ही है। तो क्या कहा कि ऐसा समय जब रेल तापमान ज्यादा है उस टाइम पर ऐसे कोई काम ना करे जिससे कि आपका जो है
lateral resistance, operations which impair the lateral resistance of track are not carried out when real temperatures are high. अब उसके अंदर जो भी हमने पढ़ा, अभी लिफ्टिंग के बारे में पढ़ा, डीप स्किनिंग के बारे में पढ़ा, ये सब चीजें आ गई। दूसरा क्या है, एक प्रिकॉशन तो ये कि ये काम नहीं करना इन टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे काम ना करें। दूसरा क्या कहा, द ग्रीसिंग ऑफ फिश प्लेट्स इज डन बिफोर द हॉट वेदर सेट्स इन। द ग्रीसिंग ऑफ फिश प्लेट्स इज डन बिफोर द हॉट वेदर सेट्स इन, है कि नहीं? गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले पहले, गर्मियों का मौसम शुरू होने से पहले पहले क्या किया जाए, फिश प्लेट में की ल्यूब्रिकेशन, ग्रीसिंग वगैरह कर दी जाए। ठीक है, तो बकलिंग को अवॉइड करता है ये। नेक्स्ट, द जॉइंट गैप सर्वे, जो भी हमने आज पढ़ा ना, गैप सर्वे क्या, जो है पिछली बार पढ़ा था, आज रिवाइज किया। द जॉइंट गैप सर्वे इज डन इन द केस ऑफ SWR and adjusted before the onset of hot weather as per para 320/2। गैप सर्वे एसडब्ल्यूआर के केस में गैप सर्वे किया जाए, और एज पर पैरा 320/2, यानी कि जो हमने देखा ना डिफरेंट केसेस में थे, उस हिसाब से जो भी केस होगा उस हिसाब से गैप एडजस्टमेंट कर दिया जाए बिफोर ऑनसेट ऑफ हॉट वेदर। और दूसरा कहा, सिमिलरली इन केस ऑफ फ्री रेल ट्रैक, जिसको मैं फिश प्लेटेड ट्रैक कहता हूं, उसको फ्री रेल ट्रैक भी कहते हैं। सिमिलरली इन केस ऑफ फ्री रेल ट्रैक, जॉइंट गैप शुड बी एडजस्टेड वेरेवर नेसेसरी। जब भी नेसेसरी होगा उस टाइम पर आप क्या जॉइंट गैप एडजस्ट करें। मतलब नेसेसरी का क्या है, वहां तो हर 13-13 मीटर पर जोड़ है, तो जब आपको दिखेगा जॉइंट गैप्स जैम्ड वगैरह है तो उनको रेक्टिफाई कर लिया जाए। ठीक है, फिर बाद में क्या कहा, एडिक्वेट प्रिकॉशंस लेने के बारे में, अभी यही पैरा का रेफरेंस दिया उन्होंने। Adequate precautions are taken to reduce creep as detailed in para 321/3। यही है ना, अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, इसी के अंदर इसका रेफरेंस दिया गया है। प्रिकॉशंस अगेंस्ट बकलिंग जो दिए हैं उन सबको किया जाए। ठीक है, फिर आगे क्या कहा, ओवर टाइटनिंग ऑफ फिश बोल्ट्स इज अवॉइडेड बट दे शुड बी रीजनेबली टाइट। देखिए, आप इस चीज को समझे, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है। जब आप फिश प्लेटेड जॉइंट होता है उसको जब टाइट करते हैं, तो हमें इतना टाइट करना है कि भाई बोल्ट लूज होकर निकल ना जाए। ठीक है, बोल्ट शुड नॉट गेट लूजेंड, है कि नहीं? फिश बोल्ट लूज नहीं होना है, लेकिन इतना भी ना टाइट कर दिया जाए कि जरा भी मूवमेंट अलाउड ना हो। ओवर टाइटनिंग शुड नॉट बी ओवर, क्योंकि क्या होता है, अगर आप किसी जॉइंट को ओवर टाइट कर दोगे, वहां से मूवमेंट नहीं हो रहा, बाकी जगह थोड़ा बहुत मूवमेंट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये एक रेजिस्टेंस देने वाला पॉइंट बन जाएगा, और विथ रिस्पेक्ट टू दिस इसके आगे या पीछे वाले सेक्शन में बकलिंग हो सकती है। इसलिए कहा ओवर टाइटनिंग ऑफ फिश बोल्स इज अवॉइडेड बट दे शुड बी रीजनेबली टाइट। भाई हमने गैप दिया क्यों है, हमने फिश प्लेट में गैप दिया क्यों है, इसीलिए दिया है ना कि भाई जब रेलों को बढ़ना है तो आसानी से बढ़ जाए, है कि नहीं? लंबाई जो उसकी लेंथ उसके एक्सपांड होने का, रेल एक्सपांड होना चाहे तो एक्सपांड हो जाए। जब आप रेल का एक्सपांशन बिल्कुल रोक दोगे, इतना टाइट आपने बोल्ट कर दिया, तो वो आपका जो है आपका रिस्ट्रेनिंग पॉइंट बन जाएगा। तो इसलिए कहा ओवर टाइटनिंग ऑफ फिश बोल्ट्स इज अवॉइडेड बट दे शुड बी रीजनेबली टाइट। फिर क्या कहा, पर्टिकुलर अटेंशन इज ऑल्सो पेड टू स्ट्रेचेस ऑफ ट्रैक, वन लायबल टू क्रीप एंड अदर हेल्ड अगेंस्ट क्रीप। ये बता दिया आपको, ऑलरेडी पढ़ाया ना हमने। क्या कहा कि खास करके वो जगह पे जहां पर एक स्ट्रेच आपका लायबल टू क्रीप है, दूसरा हेल्ड अगेंस्ट क्रीप, यानी कि क्रीप एंकर्स लगे हैं, वहां पर खास ध्यान दे, क्योंकि वहां पर बकलिंग के चांसेस ज्यादा है। और वहां पर जो भी जैम जॉइंट्स होंगे, दे कॉल फॉर रेमेडियल मेजर्स। जॉइंट जैम्स jammed joints at such junctions call for remedial measures। तो वहां पर remedial measures की जरूरत है। आगे क्या कहा, adequate shoulder ballast should be provided at all places। सभी जगह पर शोल्डर बलास्ट भरपूर मात्रा में होने चाहिए। adequate shoulder ballast should be provided at all places। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे हो गए प्रिकॉशंस अगेंस्ट बकलिंग के। अब होना तो नहीं चाहिए, अनएक्सपेक्टेड है, अनडिजायरेबल, अनएक्सपेक्टेड छोड़ दीजिए, अनडिजायरेबल है कि बकलिंग हो। इट इज हाईली अनडिजायरेबल दैट देयर शुड बी अ बकलिंग। बकलिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गया दोस्तों, है कि नहीं? बकलिंग हो गई तो क्या किया जाए? अगर बकलिंग हो गई है तो क्या करेंगे हम लोग? एक्शन ऑन बकलिंग ऑफ ट्रैक, सॉरी, बकलिंग हो गई तो क्या करें? तो कहा
इफ अ बकलिंग डज अकर और अपीयर्स इमिनेंट, यानी कि बकलिंग हो गई है या होना शुरुआत हो गया, the track should be protected immediately with hand signal flags and detonators as per the protection rules laid down. तो अगर बकलिंग स्टार्ट हो गई है या बकलिंग हो गई है तो आप क्या करेंगे कि हैंड सिग्नल फ्लैग और डेटोनेटर की सहायता से जो प्रोटेक्शन रूल के हिसाब से उस पैच को आप क्या करेंगे, लाइन का प्रोटेक्शन कर देंगे। ठीक है, फिर बाद में क्या करेंगे, वी आर स्टडिंग अदर देन एलडब्ल्यूआर, हाँ, अदर देन एलडब्ल्यूआर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फिर बाद में दूसरा क्या कहा, the buckled rail shall preferably be cut adequately apart, not less than 6.5 meters. What does it mean? कहने का मतलब ये है कि मेरा ट्रैक है, इस ट्रैक में ये पोर्शन में बकलिंग हुई है, जैसे कि ये यहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स हैं, इसके बीच में बकलिंग हुई है, दिख रहा आपको? तो इस पोर्शन के अंदर कट नहीं लगाना है, इस पॉइंट से 6.5 मीटर अवे। क्या कहा, द ट्रैक शैल, द बकल रेल शैल प्रिफरेबली बी कट adequately apart, not less than 6.5 मीटर, कम से कम 6.5 मीटर की दूरी हो जहां से स्टार्ट हुआ होगा, वहां पर आप एक कट लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लगाया। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, आपने इसको कट लगा दिया, फिर बाद में इसको क्या करेंगे, इसका ये जो कट लगा दिया, ये पोर्शन के रेल को बाहर निकालेंगे, उसके बाद में रेल को सीधा किया जाएगा, है कि नहीं? The track shall then be slewed to the correct alignment and cut rails of the required length shall be inserted to close the gaps, making due provision for welding of joints on both rails. मतलब क्या है, आपने यहाँ देखिए, यहाँ पर आपने कट लगाया, कट लगाने के बाद क्या होगा दोस्तों, कट लगाने के बाद में आप ये रेल जो है ना, ये आप रेल को इसको बिल्कुल ऐसा सीधा कर देंगे, मान के चले इतनी रेल ये बढ़ गई, समझे ना? ये जो टेढ़ा मेढ़ा था, इसको मैंने खींचा तो ये सीधा इस प्रकार से हुआ, पता चला कि इतना पार्ट जो है आपका एक्स्ट्रा है। आप क्या करेंगे, आप इसको भी कट करके निकाल देंगे, फिर बाद में इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपने गैस कट करते हैं आमतौर पर हम लोग, है कि नहीं? यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अलाइनमेंट में ले लिया, यानी कि जो हमारा जो ओरिजिनल जो हमारा अलाइनमेंट था, इस अलाइनमेंट में हमने इसको ऐसा ले लिया। ठीक है, अब यही जो जंक्शन है, यहाँ पे जो कट लगा, ये कट आपका नहीं चलेगा, अब आपको एक नई रेल डालनी पड़ेगी। यू विल हैव टू इंसर्ट अ न्यू रेल। व्हाट वी विल हैव टू डू, वी विल हैव टू इंसर्ट अ न्यू रेल ओवर हियर। दोनों तरफ जो है जॉइंट वेल्डिंग का देके यहाँ पे वेल्डिंग करेंगे हम लोग। The track should then be slewed to the correct alignment and cut rails of the required length shall be inserted to close the gaps, making due provision for welding of joints on both rails. ठीक है, बोथ रेल क्यों कहा जा रहा है, LHRH उसके हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, आई बात समझ में, इसलिए बोथ रेल कहा जा रहा है। ठीक है, ठीक है, ये लगा दिया आपने, दो वेल्ड का गैप दे दिया है कि नहीं वेल्डिंग का, और इसको पट्टी लगा ना। तो ये अभी देखिए, अभी वेल्डिंग नहीं हुई है दोस्तों, इसको समझे आप, क्योंकि आपके पास इतना टाइम हमेशा नहीं होता कि बकलिंग हुई तो ऑलरेडी लाइन आपको बंद करना पड़ा, आपने कट लगाया, आपने रेल बदली की, फिर आप बोलेंगे अभी वेल्डिंग भी कर दें, तो इतना ट्रैफिक डिटेंशन नहीं कर सकते। तो ये है कि भाई जो पहले जो इमीडिएट स्टेप्स लेने थे वो ले लिए, अब यहाँ पर आपने रेल बदली करके वहां पर जो है गैप वगैरह आपने बना दिया। हम्म, फिर बाद में कहा द कट रेल शाल देन बी कनेक्टेड बाय यूज ऑफ स्पेशल फिश प्लेट्स, दोनों तरफ फिश प्लेट्स लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, एंड स्क्रू क्लैम्प्स, कोई वेल्ड होल बोल्ट होल्ड नहीं लगाना है, स्क्रू क्लैम्प, एंड द लाइन ओपन टू ट्रैफिक विद स्पीड रेस्ट्रिक्शन, स्पीड रेस्ट्रिक्शन से ट्रैफिक को स्टार्ट कर देंगे। इट मे नॉट बी पॉसिबल टू डू एनी मोर अंटिल द टेम्परेचर ड्रॉप्स व्हेन द जॉइंट्स मस्ट बी एडजस्टेड। अभी और कुछ नहीं कर सकते हैं भाई, गाड़ियां चल रही है, इसको चलने दिया जाए क्योंकि तापमान ज्यादा है। It may not be possible to do any more until the temperature drops when the joints must be adjusted. Particular care must be taken to see that the factors which contributed to the buckling, that is, the jammed joints, seized fish plates, or shortage of ballast, receive appropriate attention without delay. ठीक है, आई बात समझ में, आई बात समझ में? अब यहाँ पर उन्होंने स्पीड रेस्ट्रिक्शन के लिए वैल्यू नहीं दी, आमतौर पे 30 kmph लगाई जाती है ना, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस,
इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन, किस प्रकार से होता है। आमतौर पर 30 के एमपेज लगाया जाता है। तो कट रेल्स को आपने बता दिया कि फिश प्लेट लगा दिया, रेल आपने डाल दी थी एक, आप दोनों तरफ आपने फिश प्लेट, स्पेशल फिश प्लेट यानी 1 मीटर की फिश प्लेट लगाई, दोनों तरफ आपने क्या किया, स्क्रू क्लैंप से टाइट कर दिया, ट्रैफिक को स्पीड रेस्ट्रिक्शन पे, क्योंकि फिश प्लेट पे चल रही है गाड़ी, तो लगा देंगे। फिर बाद में टेम्परेचर जब तक कम ना हो जाए, कुछ और काम करेंगे नहीं, उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पर आप वेल्डिंग कर देंगे, और जो भी पैच होगा, जहां पर भी बकलिंग का कारण जैम जॉइंट्स होंगे, उसको अटेंड करेंगे। सीज फिश प्लेट, कभी कभी क्या हो जाता है कि फिश प्लेट बिल्कुल सीज हो जाती है, बिल्कुल टाइटन होके लॉक्ड इन हो जाती है, फंस जाती है, तो वो शॉर्टेज ऑफ बलास्ट है, लैटरल रेजिस्टेंस कम हो गया, तो वो सारा का सारा जो है विदाउट अप्रोप्रिएट, विदाउट डिले सारा का सारा काम कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट पैरा है दोस्तों हमारा, कन्वर्जन ऑफ एस डब्ल्यू आर इंटू एल डब्ल्यू आर। कन्वर्जन ऑफ एस डब्ल्यू आर इंटू एल डब्ल्यू आर, एस डब्ल्यू आर को एल डब्ल्यू आर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो क्या कहा, वेरेवर कंडीशन परमिट्स, सॉरी वेरेवर कंडीशंस परमिट, कन्वर्जन ऑफ एस डब्ल्यू आर इंटू एल डब्ल्यू आर शुड बी कंसिडर्ड। जहां पर भी परिस्थितियां होगी कि आप एस डब्ल्यू आर को एल डब्ल्यू आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वहां कर लेना चाहिए। ठीक है। तो क्या है वो आपको बता दें कि फॉलोइंग एडिशनल, ठीक है, आगे कहा फॉलोइंग एडिशनल प्रिकॉशन शुड बी ऑब्जर्व्ड व्हेन कन्वर्टिंग एसडब्ल्यूआर इनटू एलडब्ल्यूआर। कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के बारे में बात हो रही है कि उसको आपको लेना है जब आप एसडब्ल्यूआर को एलडब्ल्यूआर में कन्वर्ट करते हैं। क्या है वो, सबसे पहले तो ये कहा, द रेल्स शैल बी टेस्टेड अल्ट्रासोनिकली एंड ऑल डिफेक्टिव रेल्स रिप्लेस्ड बिफोर कन्वर्जन इनटू एलडब्ल्यूआर। आपको जो एग्जिस्टिंग एसडब्ल्यूआर है उसके रेलों की यूएसएफडी टेस्ट हो, और जो भी डिफेक्टिव रेलें होंगी उसके अंदर यूएसएफडी की पॉइंट ऑफ व्यू डिफेक्टिव रेल सारी बदली कर दी जाए। दूसरा कहा, रेल एंड्स विच आर हॉग्ड और बैटर्ड और हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रैक्स इन बोल्ट होल रीजन शैल बी क्रॉप्ड बिफोर कन्वर्जन इनटू एलडब्ल्यूआर। क्योंकि एसडब्ल्यूआर है तो देयर आर सो मेनी जॉइंट्स, तो जॉइंट्स जहां पर होंगे हो सकता है कि वहां पर हॉगिंग या बैटरिंग हुई हो, तो हॉगिंग और बैटरिंग को निकालने का कोई दूसरा तरीका तो है नहीं, बल्कि उसको काट करके निकालना है। तो क्या कहा, रेल, और इसी तरह से जहां पे आपने बोल्ट होल में से क्रैक, बोल्ट होल क्रैक से बोल्ट होल से क्रैक डेवलप होने की हिस्ट्री होगी, तो वहां पे क्या करेंगे, यानी जहां पर भी होल्स वगैरह होंगे, जहां पे हॉगिंग बैटरिंग होगी, उतना उतना हिस्सा काट के रेल का निकाल दिया जाएगा। तो कहा, रेल एंड्स विच आर हॉग्ड और बैटर्ड और हैव अ हिस्ट्री ऑफ क्रैक्स इन बोल्ट होल रीजन शैल बी क्रॉप्ड बिफोर कन्वर्जन इनटू एलडब्ल्यूआर। ठीक है, ये कह दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा पैरा 324। पैरा 324 है हमारा, मेंटेनेंस ऑफ एसडब्ल्यूआर, एसडब्ल्यूआर का रख रखाव या मेंटेनेंस। ठीक है, रेगुलर मेंटेनेंस ऑपरेशन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, रेगुलर मेंटेनेंस ऑपरेशन। तो रेगुलर मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए क्या कहा जा रहा है, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशंस क्या होते हैं, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस ऑपरेशंस, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्होंने एन्यूमरेट किए, लाइक पैकिंग, लिफ्टिंग, अलाइनिंग, लोकल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व्स, screening of ballast other than deep screening, and scattered renewal of sleepers। ये सारे के सारे चीजें क्या है जो अभी यहाँ पे एनलिस्ट किए गए, ये सारे के सारे क्या है, रेगुलर ट्रैक मेंटेनेंस, पैकिंग, लिफ्टिंग, अलाइनिंग, लोकल एडजस्टमेंट ऑफ कर्व, ballast screening other than deep screening, scattered renewal sleep, etc. These should be carried out, may be carried out without restrictions when the rail temperature is below Tm plus 25 degrees Celsius in zone 1 and 2 and Tm plus 20 in zone 3 and 4। यानी कि जब हमारा रेल तापमान मीन रेल टेम्परेचर से Tm प्लस 25 से क्या है, कम है, जोन 1 एंड 2 में Tm प्लस 25 और जोन 3 एंड 4 में Tm प्लस 20 से अगर कम है, तो हम बगैर किसी, विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, वी कैन डू दीज वर्क।
समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको आसान बनाने की कोशिश करता हूँ मैं कि क्या कहने का मतलब है यहाँ पे। ये मान के चलो हमारा रेल थर्मोमीटर है, ठीक है, इसमें अलग अलग टेम्परेचर्स होंगे, ओके, एंड से दिस इज टीएम। ये क्या है? आपका टीएम है। क्या है? मीन रेल टेम्परेचर। किसी भी जगह का मीन रेल टेम्परेचर होता है ना, मीन रेल टेम्परेचर है। तो क्या कहा जा रहा है कि भाई जब टेम्परेचर टीएम प्लस 25 एंड टीएम प्लस 20, दो चीज के बारे में बात हो रही है, मैं दोनों बता देता हूं आपको। अगर जोन 1 एंड 2 है, जोन 1 और 2 की अगर हम बात करें तो टीएम प्लस 25, ठीक है, टीएम प्लस 25, और जोन 3 और 4 अगर है तो टीएम प्लस 20। ये लाइन ग्रीन वाली आपकी 20 है, रेड वाली आपकी 25 है, ठीक है। तो टीएम प्लस 20 एंड टीएम प्लस 25 एज जैसे टीएम प्लस 25 जोन 1 एंड 2, टीएम प्लस 20 जोन 3 एंड 4। अगर इस टेम्परेचर के अंदर कोई भी टेम्परेचर होगा तो बगैर कोई कॉशन ऑर्डर इंपोज किए, बगैर स्पीड रेस्ट्रिक्शन इंपोज किए, ये जितने भी अबव मेंशन्ड मेंटेनेंस एक्टिविटीज थी एसडब्ल्यूआर में किए जा सकते हैं, कोई कॉशन ऑर्डर की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या कहा जा रहा है? फिर आगे क्या कहा जा रहा है? However, on curves of less than 875-meter radius in broad gauge or yielding formation, the above temperature limit shall be restricted to Tm plus 15 degrees Celsius in zone 1 and 2 and Tm plus 10 degrees Celsius in case of zone 3 and 4। यानी कि अगर कर्व 875 मीटर डिग्री से 875 मीटर से शार्पर है, शार्प कर्व 875 मीटर से शार्प कर्व है, या फॉर्मेशन इज यील्डिंग, तब अगर बगैर रेस्ट्रिक्शन के काम करना है तो जोन 1 एंड 2 में, जहां पर पहले के केस में दिया था कि भाई टीएम प्लस 25 तक आप बिंदास काम कर सकते हो, अब यहाँ पे 10 डिग्री ड्रॉप हो जाएगा, टीएम प्लस 15 तक आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन काम कर सकते हैं। जोन 3 एंड 4 में जो पहले कहा था कि टीएम प्लस 20 तक आप बिंदास काम करिए, अगर शार्पर देन 875 मीटर का कर्व है या आपका यील्डिंग फॉर्मेशन है तो टीएम प्लस 10 तक आप विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन आप काम कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर उनका कहने का मतलब है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अभी, ठीक है। If the maintenance operations have to be undertaken at temperature higher than that mentioned in above para, अभी जो हमने वैल्यू ली थी कि भाई टीएम प्लस 20, टीएम प्लस 25 या टीएम प्लस 15, टीएम प्लस 10, अलग अलग केसेस के हिसाब से, तो क्या कहा जा रहा है? अगर इस टेम्परेचर के बियॉन्ड करना है, इसके बाहर काम करना है तो क्या करें? If the maintenance operations have to be undertaken at temperatures higher than that mentioned in above para, तो क्या कहा? Not more than 30 sleepers in one continuous stretch shall be opened। एक समय पर 30 से ज्यादा स्लीपर के गाला ओपन नहीं करना है। और क्या कंडीशन है? लीविंग एटलीस्ट 30 fully box sleeper spaces between adjacent lengths which are opened out। मतलब कि दोस्तों, अगर ये मेरा ट्रैक का पैच है, मैं काम कर रहा हूं इस जगह पर, मैं काम कर रहा हूं इस जगह पर, तो उनका कहने का मतलब ये है कि पहले तो कहा कि ये जो पैच होगा इसमें अधिकतम मैक्सिमम 30 स्लीपर ओपन कर सकते हैं। नॉट मोर देन 30 स्लीपर स्पेसेस, यानी कि 30 गाले से ज्यादा नहीं खोल सकते। यानी 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, लेकिन 35 नहीं होगा। इट वोंट बी 35, इट कैन बी 25, 20, 30 मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन ये जो बीच का पोर्शन होगा, ये जो बीच का पोर्शन होगा ये इंटैक्ट रखना पड़ेगा ना। लीविंग एटलीस्ट 30 fully boxed sleeper spaces between adjacent length which are opened out। यानी कि एक साथ आप पूरा ना ओपन करें, आप ऐसा करें कि बीच में 30 fully boxed sleeper spaces रखें, इसके ये पैच और ये पैच में काम करें, ठीक है। इस प्रकार से काम करें। फिर आप कहेंगे ये कब करेंगे? जब भाई ये कंसोलिडेट हो जाएगा, ये मजबूत हो जाएगा, इसके अंदर कंसोलिडेशन हो जाएगी, उस वक्त आप इसको ले लें।
ये है, ठीक है। और क्या कहा दोस्तों, बिफोर द एंड ऑफ द डेज वर्क इट शैल बी एंश्योर्ड दैट द बलास्ट इज बॉक्ड अप। अब जितना इस समय जैसे ये पोर्शन लिया, यहाँ काम कर रहे थे, तो यहाँ पर जितना काम किया एक दिन में, मान के चले 5 स्लीपर 10 स्लीपर जो भी है, जितना किया ना, ऐसा नहीं कि अभी आज इतना काम कर दिया अब इसको छोड़ देंगे कल करेंगे बाकी पूरा करेंगे, नहीं, जितना काम हुआ गाला भर देंगे। बलास्ट इज बॉक्स बिफोर द एंड ऑफ द डेज वर्क इट शैल बी एंश्योर्ड दैट द बलास्ट इज बॉक्स, बलास्ट की बॉक्सिंग करते जाएंगे, ठीक है, उसको एम्प्टी नहीं छोड़ा जाएगा। और आगे क्या कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 3 में, एज एन एडिशनल प्रिकॉशन ड्यूरिंग समर मंथ्स, है कि नहीं, गर्मियों के मौसम में है, इसके लिए कहा जा रहा है एज एन एडिशनल प्रिकॉशन ड्यूरिंग समर मंथ्स टू बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ इंजीनियर फॉर attention to run down track even if temperature is less than the temperature specified in para 1, not more than 30 sleeper spaces in one continuous stretch shall be opened, leaving at least 30 fully boxed sleeper spaces between adjacent lengths which are opened out। मतलब क्या है दोस्तों, देखिए अभी हम ये वाली बात करते हैं, पहला पॉइंट था ना कि भाई जोन 1 एंड 2 है तो TM+25 तक हम लोग बगैर किसी की रेस्ट्रिक्शन के काम कर सकते हैं, जोन 3 एंड 4 तो TM+20 तक बगैर किसी रेस्ट्रिक्शन के काम कर सकते हैं, ऐसा कहा था ना पॉइंट नंबर 1 में। तो ये कहा गया कि गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा आपको और प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा कि समर मंथ्स के अंदर भले अगर टेम्परेचर आपका उस रेंज के अंदर भी है, जो TM+20 व TM+20 की हम बात की, अगर उससे कम भी टेम्परेचर है तभी भी हम एक साथ धड़ल्ले से नहीं ओपन करेंगे, बल्कि अभी जो हमने बताया था ना 30 अनबॉक्स स्लीपर्स और दोनों तरफ 30 स्लीपर्स मैक्सिमम ओपन करना एक स्ट्रेच में, इसको फॉलो करना है। Not more than 30 sleeper spaces in one continuous stretch shall be opened, leaving at least 30 fully boxed sleeper spaces between adjacent lengths which are opened out। ठीक है, और क्या कहा, further if joint gaps are not available at the time of opening of the track even when rail temperatures are less than those specified in clause 1 above, not more than 30 sleepers in one condenser should be opened, leaving at least 30 box sleeper spaces between adjacent length which are opened up। मतलब क्या है, अगर जॉइंट गैप आपको नहीं मिल रहा जो आपको गैप मिलना चाहिए, इफ जॉइंट गैप्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ द ट्रैक, भाई एसडब्ल्यूआर आप मेंटेनेंस का तो जॉइंट गैप आपको जो जो चाहिए उतना मिलना चाहिए ना, अगर उतना नहीं मिल रहा है आपको, सफिशिएंट गैप इज नॉट देयर, इसका मतलब है टेम्परेचर ज्यादा है। तो क्या, इफ जॉइंट गैप्स आर नॉट अवेलेबल एट द टाइम ऑफ, ये अगर टेम्परेचर रेंज में ही है सब पैरा 1 के हिसाब से, लेकिन आपको सफिशिएंट जॉइंट गैप नहीं मिल रहा है, तो क्या कहा वहां पर भी ये जो 30 स्लीपर स्पेसिंग का कॉन्सेप्ट है इसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे कहा है पॉइंट नंबर 4 में हम जाएंगे अभी दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 हमारा है मेजर लिफ्टिंग, मेजर वर्क की बात चल रही है, मेजर लिफ्टिंग, major alignment of track, deep screening and renewal of sleepers in continuous length। ये सारे कामों के लिए कहा each of these operations shall be done under suitable precautions and normally when the temperature is below TM+15 in zone 1 and 2 and TM+10 in zone 3 and 4। यहाँ पर अब वो शार्प कर्व, शार्पर देन 875 यील्डिंग फॉर्मेशन नहीं, इससे भी लेना देना नहीं है, वो है कि नहीं है, साधारण ट्रैक भी है, सीधा ट्रैक भी है, फर्म फॉर्मेशन है, सब कुछ है, तो फिर भी अगर मेजर लिफ्टिंग का काम, मेजर अलाइनमेंट का काम, डीप स्क्रीनिंग का, रिन्यूअल, इस प्रकार का काम चल रहा है, तो क्या कहा ईच ऑफ दीज ऑपरेशन शैल बी डन अंडर सुटेबल प्रिकॉशंस and normally when the temperature is below TM+15 in zone 1 and 2 and TM+10 in zone 3 and 4 करना है। ठीक है, फिर बाद में क्या कहा, फिर बाद में क्या कहा, यानी कि ये तो बगैर रेस्ट्रिक्शंस के लिए कह दिया है। फिर बाद में क्या कहा, अगर ये जरूरी हो जाता है कि ऐसे काम हायर टेम्परेचर पे करना पड़े, इफ इट बिकम्स नेसेसरी, यानी इस टेम्परेचर TM+15 TM+10 का जो केस दिया जोन वाइज, अगर इससे ऊपर पे करना है तब क्या क्या कॉशन ऑर्डर लगाए, इफ इट बिकम्स नेसेसरी टू अंडरटेक सच वर्क्स at rail temperatures exceeding the above values
adequate speed restriction shall be imposed. तब adequate speed restriction हम लोग impose करेंगे, ठीक है। Adequate number of joggle fish plates with special clamp shall be provided to the gangs for use in emergencies. गैंग के पास में जॉगल फिश प्लेट्स और स्पेशल क्लैम्प्स भरपूर मात्रा में एडिक्वेट नंबर्स में होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सके, ठीक है। इसी तरीके से एसडब्ल्यूआर में मान के चलिए कभी फ्रैक्चर हो जाए, ठीक है, कभी फ्रैक्चर हो जाए, इन केस ऑफ एनी फ्रैक्चर इन दी वेल्ड और इन दी रेल, the portion of rail with fracture is cut and removed for a length of not less than 5.5 meter to carry out the re-welding, duly introducing a rail piece of equivalent length, also ensuring that no weld lies closer than 4 meter from the fish plated joint. यहाँ दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बात करूंगा। क्या है कि एसडब्ल्यूआर में अगर रेल फ्रैक्चर या वेल्ड फ्रैक्चर हो जाए तो क्या कहा कि भाई वो पोर्शन रेल फ्रैक्चर का कट करके नई रेल डालनी पड़ेगी। तो नई रेल जब डालेंगे तो क्या कहा, रिमूव फॉर अ लेंथ नॉट लेस देन 5.5 मीटर, कम से कम, यानी कह सकते हैं कि कम से कम 5.5 मीटर की लेंथ की रेल डालनी है एसडब्ल्यूआर में रेल फ्रैक्चर हुआ तो। इसका मतलब सिंपल ये निकलता है, ठीक है। और साथ में वेल्डिंग का गैप दे के वेल्डिंग करना है, लेकिन तो टू कैरी आउट द रीवेल्डिंग ड्यूरिंग ड्यूली इंट्रोड्यूसिंग रेल पीस ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, एक तो हो गया कि 5.5 मीटर से छोटी लेंथ की रेल डालनी नहीं जब रेल फ्रैक्चर वेल्ड फ्रैक्चर हो जाए, एक ये बात। दूसरी बात ये है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग वेल्ड होगी उससे हमारी जो फिश प्लेटेड जॉइंट होगा ना, वहां से 4 मीटर से कम गैप नहीं है, ensuring that no weld lies closer than 4 मीटर फ्रॉम द फिश प्लेटेड जॉइंट। कोई भी वेल्डिंग 4 मीटर से कम नहीं होना चाहिए एग्जिस्टिंग फिश प्लेटेड जॉइंट, यानी कि जो आपका जो फिश प्लेटेड जॉइंट होगा एसडब्ल्यूआर का एंड होगा वहां से 4 मीटर से कम पे वेल्डिंग नहीं होनी चाहिए, ensuring that no weld lies closer than 4 मीटर फ्रॉम द फिश प्लेटेड जॉइंट्स। तो इस चीज को ध्यान में रखा जाए, ठीक है। ये सारे के सारे मेंटेनेंस ऑफ एसडब्ल्यूआर से रिलेटेड कुछ चीजें थी, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर, चैप्टर ऑफ एसडब्ल्यूआर, नॉट द चैप्टर 3, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में दोस्तों हम लोग पार्ट डी हमारा दैट इज नथिंग बट एलडब्ल्यूआर वो पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड।